कहानी की शुरुआत होती है द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज गायस से, जो कि एक ड्रैगन को फाइट में हरा देता है। पर गायस कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मेरी क्रेस्ट क्रिएशन में स्पेशलाइज्ड है, मैं इसमें और ताकतवर नहीं हो सकता हूँ। इसके अलावा 3 और क्रेस्ट हैं, पावर, रैपिड फायर एंड कॉम्बैट। और अगर गायस को ताकतवर होना है तो उसे कॉम्बैट वाल यानी 4th क्रेस्ट चाहिए होगी। पर क्योंकि सभी को जन्म के समय क्रेस्ट मिल जाती है और उसे चेंज किया नहीं जा सकता है, तो गायस खुद को रीइंकार्नेट करने का डिसाइड करता है और इसलिए वो खुद के ऊपर रीइंकार्नेशन मैजिक का यूज करता है। अब कुछ हजारों सालों बाद गायस रीइंकार्नेट होकर मैथियस यानी मैटी बनता है, जो कि अभी कैपिटल जा रहा होता है एकेडमी ज्वाइन करने। रास्ते में मैटी एक कैलामिटी ग्रेड के मॉन्स्टर को भी मार गिराता है, क्योंकि इस बार उसे 4th क्रेस्ट मिल चुकी है। अब कैपिटल पहुंचकर उसे स्वॉर्ड के दुकान पर एक लड़की आल्मा मिलती है, जो कि अपने दोस्त लूरी के लिए आज के आज एक मैजिक स्वॉर्ड बनवाने आई थी, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक ही दिन में मैजिक को एन्चेंट किया नहीं जा सकता है। पर मैटी कहता है कि वो हेल्प कर सकता है, इसलिए वो आदमी अंदर स्वॉर्ड लेने जाता है और दोनों बाहर जान पहचान करते हैं। इतने में लूरी भी आ जाती है और पहली नजर में लूरी और मैटी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मैटी उसके बाद मैजिक स्टोन से सक्सेसफुली स्वॉर्ड को एन्चेंट भी कर देता है और अगले दिन एकेडमी में लूरी इसे स्वॉर्ड का यूज करके फील्ड टेस्ट को क्लियर करती है। पर जब सभी को पता चलता है कि इस पावरफुल स्वॉर्ड को मैटी ने एन्चेंट किया है, टेस्ट में उसके खिलाफ बैटल करने नाइट टीम के कैप्टन गाइल आते हैं, जो कंडीशन देते हैं कि अगर मैटी रेजिस्ट कर पाता है तो वो जीत जाएगा। पर मैटी उन्हें सरेंडर करवा देता है। अब इसके बाद कास्टिंग टेस्ट आती है, जिसमें मैटी नोटिस करता है कि सभी लोग इनकांटेशन के साथ स्पेल का यूज कर रहे हैं, जबकि विदाउट इनकांटेशन के स्पेल बहुत ही ज्यादा बेहतर और बैटल के लिए बिल्कुल सूटेबल होते हैं। खैर, मैटी इस टेस्ट को भी बहुत ही इजीली क्लियर कर देता है और उसे भी एकेडमी में एडमिशन मिल जाती है। पर पहले दिन प्रिंसिपल एडवर्ड उसे अपने केबिन में बुलाते हैं कुछ बातें करने। मैटी को तो लग रहा था कि उसने जो तबाही मचाई थी टेस्ट में, इसलिए उसे पहले ही दिन निकाल दिया जाएगा। पर एडवर्ड मैटी के स्किल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए थे और वो मैटी की हेल्प चाहते हैं विदाउट इनकांटेशन के स्पेल को अप्रूव करवाने के लिए, क्योंकि उन्हें भी इस टाइप के स्पेल के पावर के बारे में पता है। पर कुछ 100 सालों पहले विदाउट इनकांटेशन स्पेल पूरी दुनिया से हट गई, और क्योंकि किंगडम की दूसरी एकेडमी थी फर्स्ट रॉयल एकेडमी, जिसमें सभी नोबल्स पढ़ते आए हैं, उसी का ही सिलेबस को हर जगह पर फॉलो किया जाता है और उसमें विदाउट इनकांटेशन स्पेल के बारे में एक बात तक नहीं लिखी गई। इसलिए उन्हें अगले महीने हो रहे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में विदाउट इनकांटेशन स्पेल की ताकत सबके सामने दिखानी होगी। इसलिए एडवर्ड चाहते हैं कि विदाउट इनकांटेशन स्पेल मैटी सभी को ही सिखाए, और मैटी भी इसके लिए मान जाता है और वो सभी को ही सिखाने लगता है। पर लूरी के पूछने पर मैटी भी सोचता है कि आखिर विदाउट इनकांटेशन स्पेल बंद क्यों हो गई थी। अब 1 महीने बाद कंपटीशन शुरू हो गई थी और अभी अगला बैटल मैटी का ही है। मैटी को पता चलता है कि फर्स्ट रॉयल एकेडमी में इस बार भी एक मैजिकल चोजन वन है, जो कि कास्टिंग में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इस बार का मैजिकल चोजन वन डेविलिस मैटी से 10 गुना ज्यादा मैजिकल पावर है, और इस लेवल की मैजिक पावर डीमन के पास ही हो सकती है, और मैटी समझ आता है कि ये एक डीमन है। इसके बाद बैटल के समय डेविलिस मैटी के 4th क्रेस्ट का बहुत ही ज्यादा मजाक बनाता है, क्योंकि इस एरा में 4th क्रेस्ट को क्रेस्ट ऑफ फेलियर कहा जाता है। और फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि ये लगातार उनके 65th विन होगी, और वो भी 65th कंपटीशन में ही। पर जैसे ही बैटल शुरू होती है, मैटी के ताकत को देख डेविलिस पूरा हिल जाता है और गलती से विदाउट इनकांटेशन स्पेल का यूज करने लगता है, जो कि इस एरा में बस डीमन से कर सकते हैं। मैटी जल्दी डेविलिस का असली चेहरा सभी लोगों के सामने भी ले आता है, इसलिए डेविलिस फुल फ्लैट स्पेल का यूज करके भागने की कोशिश करता है, जिससे कि वो एक ही झटके में गायब हो सकता है। पर मैटी उसके स्पेल को यूज करने से पहले उसके पंख काट देता है और उसे वहीं पर मार गिराता है। और मैटी अभी तक ये भी समझ चुका है कि डीमस ने विदाउट इनकांटेशन स्पेल को बंद किया है ताकि वो इंसानों को और भी कमजोर कर सके, और उन्हीं लोगों ने 4th क्रेस्ट को, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल क्रेस्ट है, उसे फेलियर का नाम दे दिया है। अब मैटी के इस पराक्रम को देखते हुए किंग उसे मिलने बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को हिस्ट्री जितनी पता है उसमें कभी भी किसी अकेले ने एक डीमन को नहीं हराया। इसलिए इससे खुश होकर किंग उसे एक लैंड गिफ्ट करते हैं। पर मैटी तो ताकतवर बनना चाहता है, इसलिए मैटी डंजिन और डंजिन से मिले सामान का एक्सेस मांगता है। अब इसके बाद किंग बताते हैं कि डीमन इंसिडेंट के बाद किंगडम के 4 मैजिकल चूजन वंस किंगडम से गायब हो गए हैं, और उनमें से एक मैच टीम का कैप्टन एराड भी था। इसलिए किंग कहते हैं कि तो हम लोगों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि डीमन से डरकर भाग गए हैं। पर मैटी कहता है कि नहीं, हम लोगों को अभी खुश होना नहीं चाहिए,
क्योंकि डीमन जरूर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे होंगे, पर इसके लिए उन्हें मिनिमम 3 महीने लग जाएंगे और इतना समय बिल्कुल परफेक्ट होगा उन्हें रोकने के लिए। और वो पूरे किंगडम के ऊपर एक बैरियर लगा देंगे और मैटी का स्किल और पावर को देखते हुए उसे टीम का लीडर बनाया जाता है जो कि डीमंस के खिलाफ लड़ेगी। मैटी फिर डंजन जाने से पहले डंजन से मिलने कुछ सामान को देखने जाता है, जहाँ से वो एक मैजिकल स्वॉर्ड और एक पेंडेंट को चूज करता है। और मजे की बात यह है कि मैटी ने इन दोनों को अपने पास्ट लाइफ में क्रिएट किया था। वहां से आने के बाद मैटी की मुलाकात आल्मा और लूरी से होती है। मैटी सोचता है कि डंजन में एक टीम होना अच्छी बात होती है, पर आल्मा और लूरी को डर है कि वो मैटी को होल्ड बैक करेंगे, खासकर आल्मा जिसे कि स्वॉर्ड चलाने बिल्कुल भी नहीं आती, उसे बस आर्चरी आती है और उसका मानना यह है कि आर्चरी कॉम्बैट के लिए इतनी अच्छी नहीं है। पर मैटी दिखाता है कि आर्चरी लॉन्ग रेंज कॉम्बैट के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होती है और इसे में ही पता चलता है कि लूरी को एन्चेंटमेंट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और ये उसके क्रेस्ट के लिए भी बहुत ही ज्यादा सुइटेबल है। मैटी सोचता है कि मुझे मेरी परफेक्ट टीम मिल चुकी है, आल्मा मुझे पीछे से बैकअप देगी और लूरी कांस्टेंट सप्लाई दे सकेगी, इसलिए तीनों टीम बनाकर डंजन में एंटर करते हैं, जिसके जितने नीचे फ्लोर में जाते जाएंगे उतने ताकतवर मॉन्स्टर मिलते जाएंगे। पर उससे पहले मैटी एक छोटे मॉन्स्टर से आल्मा की ट्रेनिंग करवाता है और अभी आल्मा सूट के बाद भी एरो को कंट्रोल कर सकती है। आल्मा उसके बाद ट्रेनिंग करने के लिए साइड में जाती है और फिर मैटी लूरी को एन्चेंटमेंट सिखाता है, पर सबसे पहले वेपन और गार्ड कैसे बनाते हैं और उसके बाद जाकर एन्चेंटमेंट सिखाता है। और जब आल्मा प्रैक्टिस करके वापस आती है वो देखती है कि लूरी स्वॉर्ड बनाकर उसमें एन्चेंटमेंट भी कर चुकी थी। मैटी फिर कहता है कि आज उन लोगों को 10th फ्लोर तक जाना है और इससे उन दोनों का एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और दोनों नीचे जाते हुए बहुत ही अच्छा भी कर रहे होते हैं। पर तभी उनके सामने एक किलर डॉग आता है जो कि अभी तक जितने मॉन्स्टर भी समन हुए हैं उसे ज्यादा पावरफुल है। मैटी एक बार को तो सोचता है कि उसे भी हेल्प करनी चाहिए, पर आल्मा और लूरी टीम बनाकर संभाल लेते हैं। मैटी फिर दोनों को वहीं पर ही रेस्ट करने को कहता है क्योंकि उसे 25th फ्लोर जाकर एडवांटाइन लानी है जो कि बैरियर के लिए चाहिए। पर मैटी को तभी पता चलता है कि अभी तक हाईएस्ट कोई 23rd फ्लोर तक ही जा पाया है, जो कि 30 लोगों की एक टीम थी जिनके ऊपर गायस का ब्लेसिंग था। एक्चुअली यहाँ पर गायस को गॉड की तरह पूजा जाता है। मैटी सोचता है क्या ये मेरे पास्ट लाइफ की बात हो रही है। खैर मैटी उसके बाद नीचे जाकर एडवांटाइन ले लेता है, पर तभी मैटी सेंस करता है कि नीचे बॉस मॉन्स्टर है और वो खुद के ताकत को टेस्ट करने नीचे पहुंच जाता है। पहले वो कुछ पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारता है, जिसके बाद बॉस मॉन्स्टर आर्क सरपेंट अपीयर होता है। दोनों में फाइट शुरू होती है और मैटी उसके मुंह में एक ब्लास्ट करता है और उसके बाद ट्रिपल कास्ट का भी यूज करता है। पर जब कुछ भी नहीं होता मैटी मैजिक स्टोन को तोड़कर मैजिक कलेक्ट करता है और सरपेंट पर जोरदार वार करता है, जो कि ऊपर आल्मा और लूरी और नीचे डीमंस भी सेंस कर पाते हैं, जिनमें एक एरहार्ड भी है। पर दोनों को लगता है कि यह कोई वहम होगा क्योंकि कोई इतना ताकतवर इंसान बचा ही नहीं है। अब इसके बाद मैटी सरपेंट के सर के साथ वापस आ जाता है, जिसे देख आल्मा और लूरी की पूरी फट गई थी। इसके बाद तीनों इसे गिल्ड में सेल करके 750 कॉइंस ले लेते हैं, जो कि वो तीनों ही आपस में बांट लेते हैं, जबकि डिवाइड इस बेसिस पर होता है कि किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है। पर जबकि मैटी कभी किसी टीम में रहा ही नहीं है तो उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। इतने में तीनों ही 2 डीमंस को सेंस करते हैं जो कि एकेडमी के तरफ ही जा रहे हैं, जिनमें एक डीमन बहुत ही ताकतवर है। मैटी कहता है कि उन्हें डीमंस को एकेडमी पहुंचने से पहले रोकना होगा और इसके लिए उसके पास एक प्लान है। इसके बाद मैटी अचानक से उन पर हमला कर देता है और मैटी को पता चलता है कि दोनों यहाँ डेविलिस का बदला लेने आए हैं, पर दोनों ही कॉन्फिडेंट है कि मैटी कुछ भी कर नहीं पाएगा। इसलिए एसरिल पहले हमला करता है, जिसे कि मैटी कंट्रोल स्पेयर के साथ एसरिल पर ही काउंटर कर देता है। मैटी उसके बाद नीचे चला आता है, जहाँ पर आल्मा डेसरिल पर मैजिक एरो का यूज करती है और उसे स्लो कर देती है। इसलिए डेसरिल आल्मा और लूरी के पीछे जाता है और एसरिल मैटी के पीछे। एसरिल को लग रहा था कि उसने मैटी और उन दोनों को अलग कर दिया है, जबकि हुआ इसका उल्टा था। एसरिल अभी ओवर कॉन्फिडेंटली हमला करता है, जिन्हें कि मैटी बहुत ही इजीली काउंटर कर देता है। एसरिल कुछ भी यूज करके मैटी को ओवरपावर नहीं कर पाता, इसलिए एसरिल भागने की कोशिश करता है ये कहकर कि इस बार मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। पर मैटी के ऑक्लूजन ऑर्ब की वजह से एसरिल फुल फ्लाइट का यूज नहीं कर पाता और उल्टा वही मैजिक पावर उसके अंदर फ्लो होने लगती है और एसरिल डाउन हो जाता है। एसरिल आखिरी कोशिश के तौर पे बहुत से मॉन्स्टर को समन करने की भी कोशिश करता है, पर यह भी नाकामयाब रहता है। इसके बाद मैटी डेसरिल को मारने जाता है, जिसे कि अभी तक आल्मा और लूरी अच्छे से फंसाते आ रहे हैं। और डेसरिल को जैसे ही पता चलता है कि एसरिल डाउन हो चुका है,
डेसरेल भागने की कोशिश करता है, पर आल्मा के एरो और मैटी के हमले से डेसरेल भी डाउन हो जाता है। अब इसके बाद अगले दिन किंग तीनों को बुलाते हैं उन्हें थैंक यू कहने, और एज ए रिवॉर्ड मैटी और डंजिन्स मांगता है और आल्मा और लूरी पैसे मांगते हैं। तब मैटी सेंस करके बताता है कि उन पर एक डीमन नजर रख रहा है और ये और कोई नहीं बल्कि एराड है। मतलब यहाँ पर जितने भी प्लान्स बनते आ रहे थे सबके बारे में डीमंस को पहले ही पता चल जाता था। मैटी यहाँ से एराड को तो थोड़ा डैमेज कर देता है, पर वो अभी तक जिंदा है और मैटी को उसके लोकेशन भी मिल चुकी है, पर वो यहाँ से बहुत ही दूर एक गाँव में है जिसे कि डीमंस ने ही तबाह कर दिया था। मैटी कहता है कि इतनी दूर जाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्पेल भी काम नहीं करेगी, उन्हें और कोई रास्ता ढूंढना होगा, और ये रास्ता है आयरिस द लेजेंडरी ड्रैगन, जिसे देख आल्मा और लूरी बहुत ही डर गए थे क्योंकि आयरिस को किंगडम डिस्ट्रॉय करने के लिए जाना जाता है। पर दोनों को जो बात पता नहीं है वो ये है कि पास्ट लाइफ में आयरिस ने मैटी पर हमला किया था, पर सरेंडर करने के बाद मैटी ने उसे मारने के बजाय छोड़ दिया। पर मैटी को पहली बार में ही देखकर आयरिस पहचान नहीं पाती कि यही गायस है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि मैटी ही गायस है, आयरिस बिल्कुल फ्रेंडली हो जाती है। मैटी तब कहता है कि उन्हें एक डीमन को मारने बहुत दूर जाना है और इसमें उन्हें आयरिस की मदद चाहिए, पर आयरिस जाने से मना कर देती है क्योंकि उसके पंख खराब हो चुके हैं। 5000 साल पहले हुए मैजिक रिएक्टर के एक्सप्लोजन से इंसान बिल्कुल स्टोन एज में पहुंच गए थे और उसी में ही आयरिस के पंख खराब हो गए थे। पर मैटी भी फोर्थ क्रश की मदद से पंखों को कामचलो बना देता है। मैटी फिर आल्मा और लूरी को भी आयरिस से मिलवाता है, जिसके बाद तीनों आयरिस पे बैठकर उड़ने लगते हैं, जो कि आल्मा और लूरी को बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। मैटी फिर बताता है कि उन्हें 4500 किलोमीटर दूर जाना है, जहाँ पर आयरिस चाहे तो 2 सेकंड में ही पहुंचा सकती है, पर अगर वो इतने स्पीड में जाती है तो आल्मा और लूरी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। इसलिए मैटी कहता है कि तुम उतने स्पीड में उड़ो जितना कि इंसान सह सकते हैं। अब इसके बाद चारों ही लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मैटी पहले एक गार्डीमन को डाउन करता है और मैटी को यहाँ पर वही मैजिकल सिग्नेचर्स मिल रही है जो कि मैटी ने मेंशन में सेंस किया था। मैटी को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर 2 डीमंस हैं, जिनमें एराड है जो कि वीक साइड पर आता है, पर जो दूसरा है वो ताकतवर है। पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैटी की मैजिकल पावर भी रिस्टोर हो गई है। तब आयरिस क्रैश लैंडिंग करती है क्योंकि 5000 साल बाद वो लैंडिंग करना भूल गई है। अब आयरिस बाहर ही रुकती है और वो तीनों बिल्डिंग में एंटर करते हैं और मैटी टेलीपैथी स्पेल का यूज करता है ताकि डीमन को पता ना चले। मैटी कहता है कि तुम दोनों को ही लीड करना है और मुझे भरोसा है कि तुम कर पाओगी। अब तीनों ही कमरे में एंटर करते हैं, जहाँ पर डीमन कंसीलमेंट स्पेल का यूज करके छुपा हुआ है। मैटी लूरी को टास्क देता है कि डीमन कहाँ पर है ढूंढ कर बताओ, जिसमें लूरी सक्सेसफुल भी होती है। आल्मा कहती है पर यहाँ पर तो 2 डीमन थे ना। मैटी कहता है कि उसका हम बाद में देख लेंगे। मैटी उसके बाद कंसीलमेंट स्पेल को ब्रेक करता है और यह डीमन एराड ही निकलता है, पर उसे इसके बारे में पता नहीं चलता है कि उसे सब लोग देख सकते हैं। पर जब आल्मा एरो फायर करती है और वो उस पर लगता है एराड को, तभी जाकर इसके बारे में पता चलता है। एराड कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि ये एरोज मेरा कुछ भी बिगाड़ पाएंगी? तुम ही मैटी हो ना, तुमने हमला क्यों नहीं किया? मैं समझ गया, अगर तुम रियल होते तो अभी तक मैं मर चुका होता। तुम एक बहरूपिया हो। मैटी तो अभी कैपिटल में है, वो तो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं आ सकता है। इसलिए एराड बड़े कॉन्फिडेंटली हमला करने आगे बढ़ता है, पर उसके हमले को ब्लॉक कर मैटी आल्मा को शूट करने को कहती है क्योंकि ये उन्हीं दोनों का ही टेस्ट है। मैटी को ब्लॉक करता देख एराड कहता है कि तुम एक बहरूपिया होने के बाद भी काफी स्किल्ड हो। मैटी कहता है कि मैं बहरूपिया नहीं हूँ, इस बात को समझो। तब आल्मा एरो शूट कर रही होती है, पर एराड इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो जल्दी ही बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है क्योंकि एरोज में मैजिक टॉक्सिन नाम का स्पेल यूज किया गया है और ये तभी एक्टिवेट होता है जब बहुत सारे एरोस को फायर किया जाता है। अब एराड सोच नहीं पा रहा था कि वो एक बहरूपिया से हार जाएगा, इसलिए एराड डिसफॉर्चून स्पेल का यूज करता है, जिसमें कि डीमन की मैजिक पावर और स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। पर इसमें उसके सारी मैजिक यूज हो जाती है और आखिर में जाकर उसके डेथ भी हो जाएगी, पर इससे पहले वो अपने एनिमी को खत्म कर सकता है। अब एराड को हमला करता देख आल्मा और लूरी डर के भागते हैं, पर यह बस मैजिक का डिस्गाइज स्पेल था जिसमें मैजिक टॉक्सिन मिक्स की गई थी। इसलिए एराड और कुछ नहीं कर पाता और आल्मा उसे एक ही एरो से मार देती है और दोनों बहुत ही खुश होती है कि उन्होंने पहली बार एक डीमन को मारा है। मैटी अब कहता है कि तुम दोनों आयरिस के पास जाकर इंतजार करो, आखिरी वाले का खेल मैं ही खत्म करूंगा। अब मैटी बाहर आकर पहले मैजिक स्टोन्स की मैजिक हवा में फैला देता है, जिससे कि अगर कोई मिस डीमन आसपास ही हो उसे सामने आना ही पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही होता है और मिस डीमन कहता है कि मानना पड़ेगा, तुमने मुझे सामने आने पर मजबूर कर दिया।
एरहार्ड तो कह रहा था कि तुम एक बीस्ट हो, पर नहीं, तुम उससे भी कुछ ज्यादा हो। पर क्योंकि तुमने मुझे आने पर मजबूर कर दिया है, आशा करता हूँ कि तुम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए, क्योंकि मैं एरहार्ड से एक और ही लेवल पर हूँ। मैटी कहता है कि मेरा मरने का तो कोई प्लान है ही नहीं, और मैटी एक स्पेल का यूज करके सोर्ड के साथ तैयार हो जाता है। और जैसे फाइट शुरू होती है, मैटी मिस डीमन के पावर को समझ जाता है, पर वो कुछ कर पाता। मिस डीमन उसके दाहिने हाथ को ही काट कर अलग कर देता है। मिस डीमन कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम ही डिसाइड करो कि आखिर तुम्हें कैसे मरना है। मैटी कहता है मैं इतनी जल्दी तो नहीं मरूंगा, क्योंकि मैटी ने पहले रिकवरी स्पेल का यूज कर लिया था और उसी के साथ ही एनालिसिस स्पेल का भी। मैटी ने जानबूझकर अपना हाथ काटने दिया ताकि मैटी मिस डीमन के पैटर्न को अच्छे से समझ पाए, और अभी इस वजह से मिस डीमन मैटी को एक बार भी हिट नहीं कर पाता। और अभी और कोई रास्ता ना देखते हुए मिस डीमन ओवरक्लॉक स्पेल का यूज करता है, जो कि बिल्कुल डिसफॉर्चून स्पेल जैसा ही होता है, पर उससे ज्यादा पावरफुल, पर इसमें मरने के चांसेस कम होते हैं। पर मैटी उसके हमले को बहुत ही इजीली नलीफाई कर देता है, इसलिए मिस डीमन एक और स्पेल का यूज करता है, जिसके टच में जो भी आएगा वो मिस टर्नी धुआं बन जाएगा। पर मैटी इसे भी बहुत ही इजीली कैंसिल कर देता है। मिस डीमन कहता है कि आखिर यह कैसा हो सकता है, सिर्फ मैं ही हूँ जो कि इस स्पेल का यूज कर सकता है और इसका कोई काउंटर भी नहीं है। तब मैटी बताता है कि उसने पहले सब कुछ एनालाइज कर लिया था, और अब आखिर में मैटी ने जिस स्पेल का यूज किया है उसे मिस डीमन एक्सेस मैजिक को अपने अंदर ही लेने लगता है, और तब तक लेता रहता है जब तक कि वो फूल कर ब्लास्ट नहीं हो जाता। और ब्लास्ट होने के बाद वहाँ पर एक अजीब सी चीज अपीयर होती है। तब लूरी ऊपर से ही मैटी पर कूद जाती है, क्योंकि उसे मैटी की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। मैटी कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी आल्मा पूछती है कि ये चीज आखिर है क्या। मैटी बताता है कि यह ड्रैगन वैन पिलर है, जो कि अर्थ के मैजिक से चलता है, और इस पर जो स्पेल कास्ट की गई है वो मॉन्स्टर्स के होड़ के लिए की गई है, जिसमें कि 5000 से भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होते हैं। और इसका लोकेशन और कोई नहीं बल्कि उनका कैपिटल है, जहाँ पर के मॉन्स्टर अपीयर होते। पर अभी ब्लास्ट होने की वजह से लोकेशन 10 किलोमीटर दूर हो गया है, और वो एकेडमी से मदद लेकर इसे निपट सकते हैं। अभी तीनों वापस आ रहे होते हैं। आयरिस कहती है कि तुम तीनों को छोड़ने के बाद मैं क्या करूंगी। मैटी सोचता है कि इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। तुम स्पेल का यूज करके इंसान का रूप ले सकती हो, क्यों है ना? तो क्यों ना तुम हमारे एकेडमी को ही ज्वाइन करो, ताकि हम सभी लोग हमेशा ही एक साथ रह सके, और मैं तुम्हारे पंखों को भी हिल करता रहूंगा। और इसी के साथ मैटी के पास यहाँ वहाँ पर जाने के लिए एक चीज भी रहेगी, इसीलिए आयरिस इंसानी रूप ले लेती है। पर क्योंकि उसने कोई भी कपड़े पहने नहीं हुए थे, आल्मा और लूरी मैटी की आंखें बंद करने लगते हैं। अब इसके बाद मैटी प्रिंसिपल एडवर्ड को बताता है कि उन्होंने दोनों ही डीमंस को मार दिया है। मैटी आगे बताता है कि वो चाहता है कि आयरिस को ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाए। एडवर्ड इसके लिए मान तो जाते हैं, पर इसके लिए आयरिस को टेस्ट देना होगा, जिसमें कि उसे 98% स्कोर करना होगा। मैटी कहता है ठीक है, पर एग्जाम के वक्त मैं भी उसे इंस्पेक्ट करूंगा, नहीं तो अगर गलती से आयरिस अपने पावर का यूज करने लग जाती है तो पता नहीं क्या होगा। एडवर्ड के केबिन से आते वक्त लूरी पूछती है कि तुमने ड्रैगन वैन पिलर के बारे में बात क्यों नहीं कही। मैटी कहता है अभी पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहिए, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद देखेंगे, वैसे भी हमारे पास बहुत समय है। मैटी अब इसके बाद एक फेक क्रेस्ट भी बना देता है, ताकि किसी को भी पता ना चले कि आयरिस एक ड्रैगन है। उसके बाद अगले दिन रिटर्न एग्जाम में आयरिस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और वो तो इंक ही खा लेती है। पर फील्ड टेस्ट में गाइल टेस्ट लेने आते हैं, क्योंकि अगर मैटी ने किसी को रिकमेंड किया है तो वो ताकतवर ही होगा। उसके बाद जैसे ही बैटल शुरू होती है, आयरिस के हाथ से उसका स्वॉर्ड गिर जाता है, तो आयरिस कहती है रुको जरा, पर गाइल कहता है कि कभी अपने दुश्मन को अपना पेट मत दिखाना। पर आयरिस गाइल के स्वॉर्ड को एक ही हाथ से पकड़ लेती है और कहती है मैंने कहा ना रुको। गाइल सोचते हैं कि आखिर ये कौन सी बला है। आयरिस कहती है ये तो एक स्वॉर्ड फाइट है ना, और वो स्वॉर्ड का थोड़ा यूज करके गाइल को ऊपर ही फेंक देती है। और अभी इसके बाद कास्टिंग टेस्ट आती है, पर इतने छोटे टारगेट आयरिस को दिख ही नहीं रहे थे, इसलिए उसका निशाना यहाँ वहाँ पर लग रहा था। अगर मैटी यहाँ पर ना होता तो ये तीनों कभी का ही उड़ चुके होते। खैर आयरिस अभी सोचती है कि उसे पूरे जगह को ही उड़ा देना चाहिए, क्योंकि उसे टारगेट तो दिख नहीं रहे, और वो स्पेल का यूज करके पूरे ग्राउंड को ही उड़ा देती है। मैटी एडवर्ड से पूछता है कि अभी आपका क्या कहना है। एडवर्ड कहते हैं वेल मैं उसे फेल तो नहीं कर सकता, तो वो पास हो गई है, पर मेरे इस प्यारे स्कूल ग्राउंड का क्या होगा। तो मैटी कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि एडवर्ड मैटी को लेकर डंजिन में आते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आयरन ओर से मिथ्रिल बनाने में लगे हुए थे, पर क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी के स्टूडेंट्स बहुत ही कम होने की वजह से काम बहुत ही ज्यादा स्लो हो रहा है।
ज्यादातर क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी के स्टूडेंट्स फर्स्ट एकेडमी के पास ही है। मैटी पूछता है कि तो क्या हम लोग उनसे हेल्प नहीं मांग सकते। एडवर्ड कहते हैं कि मुश्किल है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एकेडमी के बीच में चीजें कुछ ठीक नहीं है, पर यहाँ पर किंग कुछ कर सकते हैं। अब अगले सीन में एडवर्ड से फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल मिलने आते हैं क्योंकि किंग ने उन्हें ये ऑर्डर दिया है। पर फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं कि सेकंड एकेडमी जिसे कि वो एक इन्फीरियर मानते हैं उसकी हिम्मत कैसे हो गई उन्हें बुलाने की। एडवर्ड कहते हैं कि यहाँ पर कोई हायरार्की नहीं है, हम लोग सभी यहाँ पर बिल्कुल सेम है। एडवर्ड उसके बाद डीमंस के बाद बताते हैं और बैरियर बनाने के लिए उन्हें फर्स्ट एकेडमी के क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी स्टूडेंट्स चाहिए। पर फर्स्ट प्रिंसिपल मना कर देते हैं कि वो किसी छोटे एकेडमी की हेल्प नहीं करेंगे। तो एडवर्ड कहते हैं आप शायद भूल गए हैं कि इस बार कंपटीशन में क्या हुआ था। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि तुम लोग इसलिए जीत गए क्योंकि तुम लोगों के पास एक बीस्ट था और हम लोगों के पास एक डीमन, और जब दोनों के बीच में बात नहीं बनती मैटी कहता है कि हम लोग एक और कंपटीशन कर सकते हैं और उसमें जो जीतेगा वो जो कहेगा दूसरे को करना होगा, और इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल मान जाते हैं। पर वो कंडीशन रखते हैं कि इसमें मैटी पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वो एक बीस्ट है, और मैटी भी इस पर एग्री कर जाता है। पर एडवर्ड सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर हम लोग जीतेंगे कैसे। मैटी कहता है कि चिंता मत करिए, हम लोग ही जीतेंगे। और अभी सीन शिफ्ट होता है कंपटीशन के दिन। फर्स्ट एकेडमी अपने फुल फोर्स लेकर आई हुई होती है और फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि वही ये जीतेंगे। और जब वो देखते हैं कि सेकंड एकेडमी से बस 5 ही बच्चे आगे आए हैं, उनकी कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर उसके बाद बैटल शुरू होती है। पर फर्स्ट एकेडमी इनकंडेशन को पूरा कर पाती उससे पहले सेकंड एकेडमी उन पर हमला करके उन्हें हरा देती है और उन्हें भगा भगा कर हराती है। पर फर्स्ट प्रिंसिपल हार मानने को तैयार नहीं थे और वो कहते हैं कि यहाँ पर चीटिंग हुई है क्योंकि ये पांचों के पांचों बच्चों ही बिल्कुल बीस्ट है। एडवर्ड कहते हैं कि फालतू बातें मत करो, सभी के सभी नॉर्मल है। पर फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं कि इसे प्रूव करो और वो आयरिस को बैटल करने के लिए बुलाते हैं और आयरिस के ताकत को देख तो उनकी फटी की फटी रह जाती है। एडवर्ड फिर बताते हैं कि किंग ने ही हमें ऑर्डर दिया है कि हम लोग विदाउट इनकांटेशन के स्पेल को यूज कर सकते हैं। पर फर्स्ट प्रिंसिपल मानने को ही तैयार नहीं थे, इसलिए तभी खुद किंग आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाने की, रॉयल गार्ड्स इसे पकड़ के जेल में डाल दो। और किंग अभी फर्स्ट एकेडमी के सभी बच्चों से कहते हैं कि तुम्हें सेकंड एकेडमी के साथ मिलकर काम करना है और विदाउट इनकांटेशन के स्पेल्स को भी सीखना है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है डंजिन में, जहाँ पर मैटी और उसकी टीम एक बहुत ही बड़ी मैजिक स्टोन लेने जा रही थी जो कि बैरियर का कोर बनेगा। मैटी कहता है कि हमें आयरिस के पास से 80 सेंटीमीटर की मैजिक स्टोन मिल सकती है जो कि बिल्कुल मोर देन एनफ होगा। तो तीनों ही डर के मारे कहने लगते हैं कि तो क्या तुम आयरिस के पास से मैजिक स्टोन को लेने की सोच रहे हो। मैटी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बल्कि हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन को समन करेंगे, पर उसके लिए हम लोगों को डंजिन में नीचे जाना होगा। पर वहाँ पर जितने भी तुम्हें मॉन्स्टर मिलेंगे उन्हें तुम्हें लोगों को मारना होगा, जिसमें कि आल्मा और लूरी तो अच्छा कर रहे होते हैं, पर आयरिस का अभी भी अपने पावर के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और अभी इसी तरह ही तीनों 17th फ्लोर तक पहुंच चुके थे जो कि आल्मा और लूरी का हाईएस्ट है। आयरिस तभी कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो कि 654th फ्लोर तक जा चुका है। एक्चुअली वो यहाँ पर मैटी का पास्ट लाइफ के बात कर रहा है। खैर अभी उन्हें एक बड़ा मैजिक स्टोन मिलता है और मैटी लूरी को यहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनाने को कहता है जिसमें कि मैटी थोड़ी मदद करता है। इसके बाद मैटी आयरिस को स्लोली मैजिक इन्फ्यूज करने को कहता है क्योंकि अगर वो जल्दी करती है तो कुछ भी बुरा हो सकता है। पर आयरिस अपने हिसाब से स्लोली मैजिक को इन्फ्यूज करने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा था और इसी वजह से यहाँ पर एक ताकतवर ड्रैगन समन हो जाता है जिसको कि यह फ्लोर भी संभाल नहीं सकता है। पर इसे उन्हें एक बड़ा मैजिक स्टोन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और इसे हराने के लिए मैटी एक प्लान भी बनाता है। मैटी आयरिस को कहता है कि जाकर उस ड्रैगन को उसके लैंग्वेज में बताओ कि तुम बस एक पंखों वाली छिपकली हो, जो कि ड्रैगन्स के लिए बहुत ही बड़ी गाली होती है, जिससे कि वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आयरिस पर हमला करने पीछे दौड़ता है। और यही प्लान था मैटी का उसे डिस्ट्रैक्ट करने का। मैटी फिर आल्मा को कहता है कि मैजिक फ्यूज्ड एरोज मारते रहो और इसी समय पर मैटी बहुत से मैजिक सर्कल्स को क्रिएट करने लगता है। ड्रैगन की तभी नजर आल्मा और लूरी पर पड़ जाती है, पर आयरिस उन्हें बहुत ही इजीली डिफेंड करती है और आयरिस का पावर को देख दोनों बस देखते ही रह गए थे। मैटी कहता है कि तुम दोनों बिल्कुल भी रुको मत, लगातार ही एरोज फायर करते रहो। और अभी आयरिस ज्यादा पावर दिखाने के चक्कर में मिट्टी में ही धंस जाती है। पर वो तभी नोटिस करती है कि यह ड्रैगन ब्रेथ हमले का यूज नहीं कर रहा, जो कि ड्रैगन्स का बहुत ही कॉमन हमला होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि मैटी ने उसे ब्लॉक करके रखा है। मैटी तब कहता है तैयारी हो गई है, आल्मा और लूरी तुम दोनों यहाँ से दूर चली जाओ।
तुम्हें कितने सेकंड लगेंगे निकलने में? आयरिस कहती है कि मुश्किल से 5 सेकंड। तो मैटी कहता है कि जाने से पहले उसे इतना गुस्सा दिला दो कि ड्रैगन अपने पूरे पावर से ड्रैगन ब्रेथ का यूज करे और पंखों वाली छिपकली से काम बन जाता है। और जैसे ही ड्रैगन ब्रेथ को तैयार करने लगता है, मैटी स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि ड्रैगन ब्रेथ ड्रैगन पर ही उल्टा पड़ जाता है। पर तभी आयरिस भागते हुए उसे गड्ढे में पड़ जाती है और यह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ड्रैगन ब्रेथ बहुत ही पावरफुल होती है, जिससे कि आयरिस भी सहन नहीं पाएगी। इसलिए मैटी जल्दी से शील्ड को क्रिएट कर देता है, पर वो बाहर ही था और तभी बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लूरी वापस आकर सोचती है कि आखिर मैटी कहाँ पर है। तभी मैटी साइड से चलकर आता है, जो कि इस धमाके से कई सौ मीटर दूर उड़कर गिरा था। इतने में आयरिस पीछे से मैजिस्टोन ले आती है और उनका मिशन पूरा हो जाता है। और इसमें आयरिस का ही टेस्ट हो रहा था और यहाँ पर अच्छा करने पर मैटी ऑफिशियली उस टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिससे कि आयरिस, आल्मा और लूरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ से आने के बाद मैटी स्कूल ग्राउंड को पूरा ही तबाह कर देता है ताकि आयरिस अपने पैरों के मूवमेंट्स को ठीक कर सके और उसके मसल मेमोरीज इम्प्रूव हो पाए और इससे टीम पावर भी बढ़ेगी। इसमें आयरिस को अपने सल में सेल को रखते हुए आल्मा के एरोस को डॉज करना होगा। और जब दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लूरी कहती है कि अभी मुझे क्या करना है। तो मैटी कहता है कि तुम अभी पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर हो गई हो, इसलिए हमारे वेपन्स को भी अभी तुम ही बनाओगी और मेरे स्वॉर्ड को भी। लूरी कहती है कि मैं इसमें अपना बेस्ट दूंगी और वेपन्स बनाना है ड्रैगन से मिले और कुछ चीजों से, जिन पर कि 8 तरीके के स्पेल का यूज करना होगा। पर क्योंकि लूरी इतनी भी एडवांस नहीं हुई है, मैटी उसे सिखाता है कि ये सब कुछ कैसे करना है और लूरी इसी तरह वेपन्स को बनाती है। यहाँ पर अभी आयरिस पहले से बेहतर हो गई थी। तब मैटी दोनों को बुलाता है उनका वेपन देने और सभी के सभी वेपन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जिससे कि पत्थर को भी बहुत ही इजीली तोड़ा जा सकता है। पर आयरिस का स्पीयर थोड़ा डल रखा गया है ताकि उसके पावर को थोड़े कंट्रोल में रखा जा सके, पर यह भी उसके पावर के लिए एनफ नहीं है और वो स्कूल के दीवार को ही तोड़ देती है। उसके बाद मैटी अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उन तीनों को ही उसके खिलाफ लड़ने को कहता है ताकि उनके ट्रेनिंग अच्छे से हो पाए। ट्रेनिंग के बाद मैटी सोच रहा होता है कि एक बार मॉन्स्टर्स के हॉर्ड का प्रॉब्लम और डीमंस को संभाल लूं, मैं इस स्कूल को छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। इसके बाद हम बहुत से डीमंस और उनके लीडर को देख, जो कहता है बेवकूफ इंसान, बस मेरा इंतजार करो। इसके बाद सीन कट होता है डंजिन में, जहां पर आल्मा और लूरी आकर इन्फॉर्म करते हैं कि जंगल में अनयूजुअल एक्टिविटी को सेंस की गई है। मैटी कहता है कि ये डीमन है। लूरी कहती है तो क्या इसका मतलब हमारे प्लान के बारे में पहले ही उन्हें पता है? पर मैटी कहता है कि नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो हम लोग उन्हें आते हुए सेंस नहीं कर पाते। ये एक मैजी रोड है जिसे कि डीमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया करते हैं। पर जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पर अभी बहुत ही बिजी हूँ, तो क्या तुम लोग इसे संभाल लोगे? दोनों थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर मैटी कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम लोग कर पाओगी। अब अगले सीन में एक लड़की दोनों को ही उस लोकेशन पर लेकर चलती है, पर अभी भी डीमन को आने में थोड़ा टाइम बाकी है, जिस समय के अंदर वो तैयारी कर सकते हैं। लूरी सोचती है कि उसे कौन से स्पेल का यूज करना चाहिए, क्योंकि मैटी ने यह काम उस पर छोड़ा है, क्योंकि रियल बैटल के समय उसे सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन से स्पेल का यूज कभी करना है। इसलिए लूरी ऐसा ही करती है और एन्चेंटेड एरोस आल्मा को हैंड ओवर करती है। और जैसे ही डीमन एपियर होता है, वो एक ही एरो में मारा जाता है, पर इसके बाद एक और डीमन आता है जो कि एक एरो से मारा नहीं जाता। इसलिए लूरी उसे स्वॉर्ड से मार के खत्म कर देती है और यह मिशन यहीं पर खत्म होता है। और दोनों बहुत ही खुश होती हैं कि उन्होंने यह काम बिल्कुल अकेले कर दिखाया। पर तभी उन्हें कैपिटल से एक मैजिक सर्ज महसूस होती है और मैटी से पूछने पर मैटी कहता है कि यह एक स्पेल है जो कि मैजी रोड से एडवांस है और इसे दूर तक ट्रैवल किया जा सकता है, पर इसको एक्टिवेट करने के लिए एक डीमन सेक्रीफाइस चाहिए होती है। तो डीमंस ने जरूर अपने ग्रुप के सबसे कमजोर को ही बलि दी होगी, जिस वजह से ये मैजिक सर्ज हुआ था। अभी मैटी के हिसाब से डीमन सेकंड एकेडमी के ऊपर ही अपियर होंगे, पर बैरियर बनाने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। इसलिए मैटी कहता है कि क्या तुम डीमंस को थोड़ी देर के लिए रोक पाओगी, और दोनों ही कॉन्फिडेंट है कि वो ये काम कर पाएंगे। उनके जाने के बाद आयरिस छोटे बॉक्सेस मिथ्रिल के लेकर आ जाते जो कि बैरियर बनाने के लिए चाहिए। यहाँ पर लूरी और आल्मा पहुंचकर देखते हैं कि मैटी ने उनके लिए बहुत से मैजिशियन को पहले से ही तैयार करके रखा है, ताकि अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो लूरी फिर से कास्टिंग को कर पाए। अब इसके बाद पहला डीमन एपियर होता है, जो स्टूडेंट्स को देखकर कहता है, पागल इंसान, तुम कितने भी क्यों ना हो जाओ, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। और वो उन पर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है। पर डीमन देखता है कि स्टूडेंट्स ने उसके हमले को ब्लॉक कर दिया था। इससे डीमन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इतने में स्टूडेंट्स और आल्मा उस पर हमला करती हैं, पर डीमन के पास हमले ही नहीं पहुंच पाते।
और लूरी अभी तक कास्टिंग सर्कल को पूरा नहीं कर पाई है, जो कि उसने पहले मैटी की मदद से पूरा कर दिया था। तभी डीमन कहता है, देखते हैं कि तुम लोग कितने समय तक इसे रोक पाते हो। एडवर्ड कहते हैं कि जब तक लूरी अपना कास्टिंग सर्कल पूरा नहीं कर देती, हम लोगों को किसी भी हाल में डीमन को रोकना होगा। पर इस बार का हमला पहले वाले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जिसको कि रोकने में सभी को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। और वहीं पर लूरी अभी तक कास्टिंग सर्कल को पूरा नहीं कर पाई थी। पर सभी लोगों की इतने मेहनत को देखकर, इतने हिम्मत को देखकर और मैटी का उसके ऊपर भरोसा को देखकर लूरी कहती है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। सभी लोग मेरे ऊपर आस लगाए बैठे हैं और वह फाइनली एन्चांटमेंट पूरा कर देती है और उसी एरो से ही डीमन मारा जाता है और सभी खुश हो जाते हैं कि उन्होंने डीमन को मार दिया है। पर तभी एक और डीमन निकल आता है और इसका हमला पहले वाले से भी ताकतवर है। डीमन कहता है कि मैंने उसे पहले ही कहा था कि इंतजार करो, क्योंकि हम लोगों को बहुतों को मारना है। इतने में और भी बहुत से डीमंस अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं। पर आल्मा आगे बढ़ती है और वो कहती है कि हमें कुछ भी करके उन्हें मैटी के आने तक रोकना ही पड़ेगा। और आल्मा को देखकर लूरी में भी जोश आ जाता है। तब डीमन बाकी डीमंस को कहता है कि चलो कंपटीशन करते हैं, देखते हैं कि आखिर कौन कितना ज्यादा लोगों को मार पाता है। पर तभी मैटी उसे पीछे से मार देता है और कहता है कि अभी तुम लोगों को मेरे हाथों मरना है। और वो देखते ही देखते आधे को मार देता है। जो देख बाकी बचे हुए डिसफॉर्चून स्पेल का यूज करते हैं, पर वो भी 5 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाते और ये मिशन भी बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। और सभी लोग मैटी की बहुत ही ज्यादा तारीफें करते हैं। पर मैटी कहता है कि सब कुछ लूरी के बनाए सोड की वजह से हो पाया है और अभी बारी है बैरियर को एक्टिवेट करने की, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। और मैटी के एक मैजिस्टोन लगाने से बैरियर पूरा कैपिटल पर एक्टिवेट हो जाता है। पर अभी बारी है मॉन्स्टर्स की, जो कि 10,000 से भी ज्यादा यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए सभी स्टूडेंट्स और एडवर्ड बैरियर के बाहर ही खड़े होते हैं, क्योंकि बैरियर बस कैपिटल को ही प्रोटेक्ट करेगा, ना कि आसपास के शहरों को। इसलिए मॉन्स्टर के वहां पर आते ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाती है, जिनको कि मैटी ने सेट करके रखा था। और फिर स्टूडेंट्स भी लगातार हमला करने लगते हैं और ये सब कुछ मैटी और उसके टीम पीछे खड़े होकर देख रही होती है। मैटी कहता है कि वो कॉन्फिडेंट है कि स्टूडेंट्स इतने कैपेबल है कि वो इन्हें बहुत ही इजीली संभाल सकते हैं। और ठीक ऐसा ही होता है और पहले वेव खत्म हो जाती है। पर सेकंड वेव को संभालने मैटी और उसकी टीम आगे आती है और बाकियों को अंदर जाने को कहती है। अब आयरिस, आल्मा और लूरी बहुत ही इजीली बड़े मॉन्स्टर को संभाल रहे होते हैं, जिससे कि मैटी बहुत ही इजीली बड़े टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इतने में वहीं पर एक मॉन्स्टर वॉर्ड ईटर बनने लगता है, जो कि सभी मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब करके पावरफुल बनता है। और वॉर्ड ईटर आयरिस को भी अपने अंदर खींचने लगता है, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर ही है। पर मैटी कहता है कि चिंता मत करो, वॉर्ड ईटर इतना पावरफुल नहीं है कि तुम्हें वो अंदर खींच पाएगा। मैटी उसके बाद लूरी को मैजिक स्टोन में कास्टिंग सर्कल बनाने को कहता है, जिससे कि वो वॉर्ड ईटर को फीड करता है, ताकि वॉर्ड ईटर एक प्रॉपर शेप में आ सके। नहीं तो इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने के बाद भी ना ही उन्हें कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, ना ही उन्हें कोई मैजिक स्टोन मिलेगी और ना ही उन्हें कोई कीमती चीज मिलेगी। और अभी फाइनली वॉर्ड ईटर अपने कंप्लीट फॉर्म में आ जाता है, जो कि कुछ ज्यादा ही बड़ा था। इससे आल्मा और लूरी बहुत ही डर रहे होते हैं। पर मैटी कहता है कि चलो इसे खत्म करते हैं। आल्मा और लूरी, तुम लोगों को उस पर एरोज मारने हैं और आयरिस तुम उसके पैरों पर वार करोगी। और आयरिस के ऐसा करते वॉर्ड ईटर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मैटी उसके आंखों पर वार करता है। इसके बाद मैटी एन्चेंटेड सोर्ड से उसके पैरों पर हमला करता है, पर वॉर्ड ईटर खुद को रीजनरेट कर लेता है। यह देखकर मैटी अपने सारे स्पेल्स का यूज करने लगता है। मैटी क्रेस्ट ऑफ फेलियर के स्पेशल हमले का यूज करता है, जिसमें कि हमला तब तक होता रहेगा जब तक मॉन्स्टर मारा नहीं जाता या फिर मैटी की मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाती। और लास्ट में मॉन्स्टर ही पहले मारा जाता है और मैटी उसका गला काटकर काम पूरा कर देता है। पर आल्मा और लूरी अभी भी डर रहे होते हैं। मैटी कहता है डरो मत, अभी ये और नहीं उठेगा। इतने में सुबह हो जाती है और मैटी कुछ सोचने लगता है। लूरी के पूछने पर मैटी कहता है कि इस मॉन्स्टर के साथ कुछ गड़बड़ है, मुझे कैपिटल के बाहर के डंजन्स को चेक करना पड़ेगा पोटेंशियल ड्रैगन वेन्स के लिए। उसके कुछ समय बाद मैटी एडवर्ड को बताता है कि उसे एकेडमी छोड़नी है, क्योंकि उसे ड्रैगन वेन्स पर सर्वे करना है। पर क्योंकि एडवर्ड नहीं चाहते हैं कि मैटी एकेडमी को छोड़े, एडवर्ड एक स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे कि मैटी बाई चांस अगर किसी भी प्रॉब्लम में आ जाता है तो एकेडमी और किंगडम बहुत ही इजीली हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं का स्टूडेंट है। और मैटी का स्पेशल अचीवमेंट से एकेडमी को भी मदद मिलेगी, तो इसमें दोनों को ही फायदा है। तो इसलिए मैटी भी इस पर एग्री कर जाता है। पर मैटी के जाने से लूरी बहुत ही ज्यादा उदास थी। तो एडवर्ड कहते हैं कि अगर तुम लोग भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं स्कॉलरशिप तुम लोगों को भी दे दूंगा। आल्मा और लूरी कहती है कि हमें जाना है, क्योंकि हमें मैटी से बहुत कुछ सीखना बाकी है। आयरिस कहती है कि अगर तुम सभी लोग चल रहे हो तो मैं भी चलती हूँ।
इसके बाद जाते समय एडवर्ड कहते हैं कि सेकंड एकेडमी हमेशा ही तुम्हारे लिए खुला है और हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ा है। मैटी अब कहता है कि उनका डेस्टिनेशन है मेल्किया डंजिन, जो कि एक बहुत ही बड़ा डंजिन है। पर मैटी को पता चलता है कि अभी इस डंजिन के ऊपर एक शहर बन चुका है, पर पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था और अभी मैप को देखने पर उन्हें मेल्किया डंजिन पहुंचने में कुछ दिन लग जाएंगे। पर मैटी कहता है कि हम लोग एक ही दिन में पहुंच सकते हैं, जिसके लिए हम लोगों को चिकिरिसुबुआ जंगल को पार करके जाना होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि ये जंगल मॉन्स्टर्स का घर है। इसमें ताकतवर मॉन्स्टर के साथ साथ बहुत ही चालाक मॉन्स्टर्स भी रहते हैं और चालाक मॉन्स्टर सुनकर मैटी और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। अब अगले सीन में चारों ही जंगल में आ चुके थे, पर थोड़ा बहुत आगे आने के बाद भी उन्हें कोई भी मॉन्स्टर्स नहीं दिखता। आल्मा कहती है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा है, तो आयरिस कहती है कि चिंता मत करो, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं तुम लोगों को उड़ा ले जाऊंगी। पर मैटी कहता है कि तुम्हारे पंख अभी हिल हो रही है तो बिल्कुल भी उड़ना मत। और क्योंकि सभी लोग अभी थक गए थे और उन्हें भूख भी लगी थी, आल्मा और लूरी कहते हैं कि जल्दी से स्टोरेज स्पेल से खाना निकाल कर खाते हैं। पर मैटी कहता है कि नहीं, वो लोग यहाँ पर खुद ही खाना ढूंढकर खाना बनाएंगे। और मैटी शिकार पर निकलता है और वो सेंस करता है कि बहुत से मॉन्स्टर्स उसके आसपास है, जिन्हें कि एक और ही मॉन्स्टर कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि ये एक चालाक मॉन्स्टर है और जल्दी है वो मॉन्स्टर मैटी के ऊपर हमला भी करता है। पर मैटी के सामने उसकी कहाँ चलने वाली थी और मैटी उसका शिकार करके ले आता है और कहता है कि मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। लूरी कहती है कि इन्हें विज मोंकी कहा जाता है, जो कि अपने स्मार्टनेस के लिए जाने जाते हैं। अब मैटी एक बोर मॉन्स्टर को निकालता है जिसको कि वो लोग खाएंगे और आयरिस के मुंह से तो पानी टपकने लगा था। पर लूरी और आल्मा कुछ कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इसे खाना चाहिए या नहीं। मैटी कहता है कि इस मॉन्स्टर को हम खा सकते हैं। अब इसके बाद लूरी बर्तन बनाती है और आयरिस लकड़ियां लाती है, जिससे कि वो लोग खाना बनाएंगे और सूप बनाने की ड्यूटी आल्मा लेती है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा घटिया बना था। पर आयरिस फिर भी पी जाती है क्योंकि उसे भूख बहुत लगी थी। अब खाने के बाद मैटी कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं और लगता है आयरिस के ऑरा से कोई भी मॉन्स्टर डर के हमारे सामने नहीं आ रहा और ऊपर से हम लोगों ने विज मोंकी को भी मार दिया है, इसलिए हम लोगों को आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब शाम को चारों ही मेल्किया सिटी पहुंच जाते हैं, पर ये शहर कुछ ज्यादा ही खाली खाली और अंधेरे से घिरा लग रहा है। तब उन्हें फाइनली एक लैंप पोस्ट मिलती है, जो कि मैजिक स्टोन से नहीं बल्कि ड्रैगन वेन के मैजिक से चल रही है, जो कि बहुत ही अजीब है। तब एक आदमी कहता है कि जल्दी वहां से हटो, ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। और तभी लैंप पोस्ट एक्सप्लोड हो जाता है, पर वो चारों बच गए थे। लूरी पूछती है कि अगर ये इतना ही ज्यादा खतरनाक है तो उसे यूज ही क्यों किया जा रहा है। वो आदमी कहता है कि यह लॉर्ड का ऑर्डर है, लॉर्ड ने मैजिक स्टोन को यूज करने से मना किया है क्योंकि यह शहर का एक प्रीसियस एक्सपोर्ट है। मैटी पूछता है कि क्या लॉर्ड की वजह से यह शहर इतना ज्यादा खाली खाली है। वो आदमी कहता है कि डंजिन में एक पावरफुल मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, जिसे मारने के लिए लॉर्ड ने बहुतों को भेज दिया है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनको भी। अब इसके बाद मैटी कहता है कि नौसिखियों को भेजना मॉन्स्टर को मारने के लिए यह कुछ ज्यादा ही बड़ी बेवकूफ़ी है और यहाँ के हथियार भी कुछ ज्यादा ही लो क्वालिटी के हैं। लूरी पूछती है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो मैटी कहता है पहले गिल्ड जाएंगे ताकि हमें डंजिन के लिए परमिट मिल सके। पर रिसेप्शनिस्ट एडवाइस करती है कि ना ही जाओ क्योंकि इसके लिए परमिट लॉर्ड इशू करते हैं और जब तक तुम लोग यहाँ पर रहोगे लॉर्ड जो भी कहेंगे तुम लोगों को करना होगा, जैसे कि डंजिन को एक्सप्लोर करना, मॉन्स्टर्स को मारना और भी बहुत कुछ, और तुम लोग इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। और ऐसी जितने भी मिशंस हुई है उसमें कुछ ना कुछ कैजुअलिटीज हुई है। मैटी बाकियों से पूछता है कि क्या करना है, तो बाकी सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। तब वहाँ पर बैठे दो आदमी कहते हैं कि तुम बच्चे क्या करोगे, जबकि हम बड़े जाकर कुछ भी नहीं कर पाए। पर मैटी अप्लाई कर देता है। तब एक लड़की आकर बताती है कि मॉन्स्टर अटैक से बहुत सी इंजरीज हुई है तो उन्हें कुछ हीलर्स चाहिए होंगे, पर जितने भी एडवेंचरस थे वो सभी अभी डंजिन में है। मैटी तब कहता है कि मैं मदद कर सकता हूँ और मैटी पहुंचकर देखता है कि कैजुअलिटीज बहुत ही ज्यादा हुई है और यहाँ पर हीलर्स बहुत ही कम है। मैटी पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो लड़की कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि लॉर्ड को लगता है कि हीलर्स बिल्कुल यूजलेस हैं, इसलिए ही उन्हें निकाल दिया गया है। अब मैटी सबके लाइफ एनर्जी को डिटेक्ट करता है और जिसकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब है उन्हें पहले ट्रीट करने का डिसाइड करता है और बाकियों को कहता है कि मैंने जिन स्पेल्स को लिखी है उन्हें कास्ट करो। पर तभी वहाँ पर शहर के मेन हीलर आ जाते हैं और मैटी को कहते हैं कि रुको, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैटी पूछता है कि क्या आप सभी को बचा सकते हैं,
तो वो कहते हैं कि नहीं, हम जितनी हो सके उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। तो मैटी कहता है कि मुझे देखो, और वो एक आदमी को देखते ही देखते हील कर देता है, जिससे कि वो सभी बड़े ही हैरान हुए थे। और मैटी के हीलिंग एबिलिटी को देखते हुए सब मैटी की मदद करने लगते हैं और वो सभी लोगों को बचाने में कामयाब रहते हैं। इसके लिए सभी मैटी की तारीफ करते हैं, पर मैटी कहता है कि ये सब कुछ हो पाया है आप सभी लोगों की मदद की वजह से। अब इसके बाद मेन हीलर पूछते हैं कि क्या तुम कोई फेमस हीलर हो? तो मैटी कहता है कि नहीं, मैंने ये मैजिक तो बस कुछ ही बार यूज किए थे। अब इसके बाद मैटी यहाँ के प्रीवियस लॉर्ड के बारे में पूछता है कि आखिर वो चेंज क्यों हो गए। और जैसा कि मैटी ने सोचा था, प्रीवियस लॉर्ड की अचानक नींद में डेथ हो गई और उन्हें क्या हुआ था इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। वहाँ से निकलकर मैटी सोचता है कि डंजन बहुत ही खतरनाक होती है, तो उनके ऊपर एक शहर को बनाना बहुत ही अजीब है। पर क्योंकि अभी डीमंस बहुत ही बढ़ गए हैं, तो ये काम डीमंस का हो सकता है जिन्होंने पहले प्रीवियस लॉर्ड को मारा, और हो सकता है कि अभी का लॉर्ड भी एक डीमन हो। अब रात को होटल में मैटी एडवर्ड को लेटर लिखता है, जिसको कि वो सीक्रेट बॉक्स में भेज देगा, ताकि रियल लेटर के बारे में किसी को भी पता ना चले। आल्मा कहती है कि इससे अच्छा होता है कि तुम खुद ही चले जाते, पर मैटी कहता है कि पहले मैं डंजिन में चेक करना चाहता हूँ कि आखिर अंदर कौन सा मॉन्स्टर है। अब रात को आल्मा और आयरिस सो गए थे, पर लूरी और मैटी को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। दोनों एक ही बात सोच रहे थे कि हम दोनों पहली बार एक ही कमरे में रह रहे हैं, और लास्ट में दोनों इतना ज्यादा शर्मा रहे होते हैं कि वो लोग सो ही नहीं पाते। अब इसके बाद चारों डंजिन में एंटर करते हैं और एक ही झटके में मॉन्स्टर को मारकर गिल्ड पहुंचते हैं। पर बस हड्डियां ही बच पाई थी, क्योंकि आयरिस अपने पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाई। रिसेप्शनिस्ट पूछती है कि क्या इस मॉन्स्टर को तुम लोगों ने मारा है? मैटी कहता है कि यह काम इन तीनों ने किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इसके बहुत पैसे मिलेंगे, पर इसके लिए मुझे लॉर्ड को एक लेटर लिखना होगा। और वो लेटर में लिखती है कि टीम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें 3 लड़कियां हैं जो कि बिल्कुल बीस्ट है, और जो लड़का है वो एक हीलर है, और ये सब कुछ मैटी स्पेल का यूज करके देख लेता है। मैटी फिर कहता है कि हमें बाकी के तो पैसे मिल जाएंगे ना, क्योंकि उन्हें डंजिन में और भी बहुत कुछ मिला है। अब रात को ये लेटर लॉर्ड को मिलती है, जो पढ़कर वो कहता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वहीं पर आज चारों मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, पर मैटी नोटिस कर चुका था कि लॉर्ड के लोग उनके ऊपर नजर रखना चालू कर चुके हैं, और वो भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता था। मैटी फिर बाकियों को टेलीपैथी की मदद से बताता है कि लॉर्ड के आदमी उनके पीछे पड़े हुए हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या करेंगे। और वो कंसीलमेंट स्पेल का यूज करके गायब हो जाते हैं, जिससे कि लॉर्ड के आदमी उन्हें ढूंढने लगते हैं। तब चारों साइड से आकर कहते हैं कि क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे, हमें बता सकते हैं कि हमारा होटल कहाँ पर है। और वो आदमी बता भी देता है कि आखिर वो किस तरफ है। मैटी कहता है तो तुम्हें पता है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, और अब क्योंकि उनकी पोल खुल चुकी थी, वो मैटी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमारी बात मानो नहीं तो ये मारा जाएगा। और हमें पता है कि यही सबसे कमजोर है, क्योंकि ये एक हीलर है, क्यों है ना। और आल्मा के पूछने पर वो बताते हैं कि उन्हें लॉर्ड के लिए काम करना होगा, नहीं तो यहाँ पर मैटी मारा जाएगा। मैटी तब आयरिस को कहता है कि क्या तुम इन्हें बिना किसी हथियार के संभाल सकती हो। इससे वो सभी हंसने लगते हैं, पर आयरिस के ताकत को देख उनकी पूरी फट जाती है। और अभी उन्हें डाउन करने के बाद मैटी उनके ऊपर ट्रैकिंग स्पेल और डीमन डिटेक्टिंग स्पेल का यूज करता है, ताकि अगर कोई डीमन इन्वॉल्व हो तो उन्हें इसके बारे में पता चल जाए। अब अगले दिन उन्हें किंग से मैसेज मिलता है कि उनसे कोई मिलने आएगा, इसलिए चारों उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर कि उन्हें एक मिलता है, जो बताता है कि किंग ने ही उसे भेजा है। और किंग ने मैसेज दी है कि वो तुरंत ही मेल्किया के लॉर्ड डोकेल को गिरफ्तार कर ले, और अगर मैटी चाहता है तो वो भी कर सकता है आई के सुपरविजन में। मैटी तीनों से पूछकर कहता है कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे, और मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, क्योंकि मैंने ट्रैकिंग स्पेल का यूज किया है। एक कहता है पर वहाँ पर तो सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होगी, तो क्या मैं नाइट से हेल्प मांग लूँ। पर मैटी कहता है कि इतना तो हम लोग खुद ही कर लेंगे। अब लॉर्ड के मैनर पहुंचकर वो देखते हैं कि मैनर पूरा ही बंद है और बाहर कोई गार्ड भी खड़ा नहीं हुआ। पर मैटी सेंस करता है कि सभी लोग अंदर है, जो कि बिल्कुल उनके लिए तैयार है, क्योंकि किसी वजह से उन्हें इसके बारे में पहले ही पता चल चुका है। इसलिए एक कहता है कि हम लोगों को प्लान में चेंजेस करने होंगे, पर मैटी कहता है कि नहीं, हम लोग सीधे ही अंदर जाएंगे। अब अंदर आते ही लॉर्ड के लोगों को लगता है कि ये फंस गए, और वो सभी उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें की लूरी बहुत ही इजीली ब्लॉक कर देती है। और मैटी इलेक्ट्रिक शॉक देकर सभी को एक ही बारी में डाउन कर देता है, और एक समझ पाता है कि आखिर किंग मैटी पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों कर रहे थे। अब इसके बाद मैप के हिसाब से लॉर्ड सेकंड फ्लोर में होना चाहिए,
पर मैटी सेंस करके कहता है कि ऊपर तो कोई है ही नहीं, लॉर्ड तो अभी बेसमेंट में है। और मैटी बेसमेंट तक जाने का रास्ता भी ढूंढ लेता है। वहीं पर लॉर्ड सोच रहा था कि ऊपर सब कुछ शांत हो गया, लगता है कि वो फालतू बच्चे मर गए होंगे। पर लॉर्ड सेफ्टी के लिए जाकर चेक करने को कहता है। पर इतने में मैटी वहां पर एंटर करता है। लॉर्ड कहता है तुम यहाँ पर कैसे, और बाकी सब कहाँ पर है? मैटी कहता है कि चलो तुम लोग भी अंदर आ जाओ। पर लॉर्ड तभी साइड में छुपे हुए आदमियों से हमला करवाता है, ये सोचकर कि ये लल्लू तो एक हीलर है। पर मैटी के ताकत को देख उसकी फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है कि पर तुम तो एक पार्टी हीलर थे ना। अब एक किंग का भेजा हुआ फरमान लॉर्ड को दिखाता है और बताता है कि उसके सुपरविजन में मैटी उसे गिरफ्तार करेगा। पर लॉर्ड कहता है कि मैं एक बच्चे से नहीं हारूंगा और अगर मुझे कुछ होता है तो ये शहर बिल्कुल तबाह हो जाएगा। मैटी तब उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि इसे इंटरोगेट करने पर तुम्हें बहुत कुछ पता चल सकता है। अब एक वापस चला जाता है पर मैटी यहीं पर रुकता है कुछ पता लगाने कि आखिर लॉर्ड को कैसे पता चला कि आखिर वो लोग यहाँ पर आएंगे। और मैटी को वहीं पर एक लेटर मिलती है जिसमें कि एक के बारे में और उनके आने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था और उसके मैजिक ट्रेसेस के हिसाब से ये किसी डीमन का ही काम है, मतलब कि शहर के डंजिन में कुछ तो गड़बड़ है। लूरी कहती है कि क्या वो मैजिस्टोन्स के पीछे पड़े हैं, पर मैटी कहता है कि नहीं, डेमन शहर के ड्रैगन वैन के पीछे है जो कि कैपिटल वाले से बहुत ही बड़ा है और अगर इसमें स्पेल इन्फ्यूज्ड की जाती है तो इससे एक वर्ल्ड वाइड कैलामिटी भी आ सकती है। इतने में उन्हें एक अर्थक्वेक महसूस होता है जो कि एक मॉन्स्टर्स के होड़ का है जो कि उनके तरफ ही आ रही है और ये सब कुछ ड्रैगन वैन के छेड़छाड़ की वजह से ही हो रहा है। और लॉर्ड भी इसी के बारे में ही बात कर रहा था कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। पर अभी इसे रोकने के लिए उनके पास 2 घंटे का समय है क्योंकि मॉन्स्टर्स को यहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लग जाएंगे। अभी डंजिन पहुँचने के बाद उन्हें कोई भी डीमन नहीं दिखता। मैटी कहता है कि डीमन जरूर नीचे वाले फ्लोर्स में चले गए होंगे ट्रैप्स को सेट करने। इसके बाद उन्हें फाइनली ड्रैगन वैन मिल जाती है जिसके साथ टेम्परिंग हो रही थी, पर इसे रिवर्स किया जा सकता है जो कि करेगी लूरी और उसे यहाँ पर मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेंगे आयरिस और आल्मा, जबकि मैटी जाएगा नीचे डीमंस को खत्म करने। पर वो कम्युनिकेशन स्पेल की मदद से डंजिन में कहीं से भी रहकर एक दूसरे के साथ बातें कर सकते हैं। अब इसके बाद लूरी रिस्टोर करना शुरू करती है, पर उसे केयरफुल रहना होगा नहीं तो ब्लास्ट से पूरा शहर ही उड़ सकता है। वहीं पर मैटी भी डीमंस को ढूंढते हुए नीचे जा रहा था और फाइनली उसे डीमन मिल ही जाता है जो कि कोई स्पेल कास्ट कर रहा था। मैटी सेंस करता है कि डीमंस कम्युनिकेशन स्पेल का यूज कर रहा है, इसलिए मैटी एलियन मैजिक से बातों को टैप करता है जहां पर एक बॉस डीमन इस डीमन को बता रहा होता है कि मैटी की कलीग लूरी ड्रैगन वैन के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उसके कास्टिंग लेवल तो लो है पर वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, तो इसलिए जल्दी से पहले मैटी का खेल खत्म कर और उसके बाद लूरी का। पर मैटी को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। मैटी समझ पाता है कि वो डीमन इसका बॉस है जिसे कि कास्टिंग और ड्रैगन वैन्स के बारे में बहुत जानकारी है और मैटी खुश भी हो जाता है क्योंकि फाइनली उसे डिसेंट फाइट मिलेगी। पर उसे पहले इस डीमन को मारना होगा जिसके लिए मैटी पहले हमला करता है, पर डीमन इसे ब्लास्ट के साथ ब्लॉक और काउंटर कर देता है और कहता है तुम्हें लगा तो मुझे ऐसे हमलों से मार सकते हो? बॉस डीमन कहता है कि जल्दी से मैटी को खत्म करो क्योंकि अगर ये बैटल लंबी चलती है तो जीत उसी की ही होगी। मैटी ये सब सुनने के बाद लूरी को कास्टिंग सर्कल 14 और 17 रेडी करने को कहता है। यहाँ पर डीमन बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि मैटी कुछ भी कर नहीं पाएगा और वह लगातार हमला करने लगता है जिन्हें कि मैटी डॉज कर देता है। बॉस डीमन कहता है कि उसे दूरी बनाए रखना वही बेहतर है। मैटी सोचता है कि इसे क्रेस्ट ऑफ फेलियर के बारे में बहुत कुछ पता है, पर आखिर ये है कौन? अब डीमन मैजिक के सीरीज अटैक करता है पर मैटी इसे भी डॉज कर देता है। मैटी कहता है कि क्या बस इतना ही? मैटी फिर लूरी को कास्टिंग सर्कल रेडी रखने को कहता है। यहाँ पर बॉस डीमन कहता है कि उसने सोचा नहीं था कि मैटी के पास इतनी बैटल एक्सपीरियंस होगी। डीमन कहता है कि तो क्या मैं उसके मैजिक पावर को खत्म होने तक हमला करता रहूं? बॉस डीमन कहता है कि नहीं, ऐसा करना खतरनाक होगा, हमें प्लान बी को शुरू करना चाहिए जो कि एक ट्रैप है। यह बात जानते हुए मैटी आगे बढ़ता है और लूरी को कास्टिंग सर्कल 14 एक्टिवेट करने को कहता है जिससे कि सभी ट्रैप्स नलीफाई हो जाती हैं। अब डीमन पूरा हक्का पक्का रह गया था और फिर कास्टिंग सर्कल 17 को एक्टिवेट करते ही सभी कम्युनिकेशन कट हो जाती है और डीमन समझ नहीं पाता है कि वो क्या करेगा, पर अभी भी उसके पास बैरियर है। मैटी उसके बाद लगातार ही हमला करने लगता है पर बैरियर हर हमले को रोक रहा था
पर मैटी तभी अचानक से हमला करता है और बैरियर काउंटर नहीं कर पाता, क्योंकि मैटी समझ पाया था कि काउंटर के बाद हाफ सेकंड लगते हैं उसे दूसरा काउंटर करने में, तो इसके बीच के हमले को बैरियर काउंटर नहीं कर सकता और अभी मैटी बैरियर को तोड़ देता है। तब बॉस डीमन फिर से कॉन्टैक्ट बिठा लेता है और जब उसे पता चलता है कि मैटी ने बैरियर को तोड़ दिया है, उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये मैटी गायस का रीइंकार्नेशन तो नहीं। पर बॉस डीमन कहता है कि नहीं, अगर ये गायस होता तो अभी तक तुम मर चुके होते। मैटी सोचता है कि उसे मेरे पास्ट लाइफ के बारे में भी पता है, तो जरूर ये डीमन बहुत ही ज्यादा ओल्ड होगा। पर आखिर ये है कौन? यहाँ पर बॉस डीमन को डिस्फॉर्चून स्पेल का यूज करने को कहता है, क्योंकि ये आखिरी रास्ता बचा है। और डीमन ठीक ऐसा ही करके हमला करने लगता है, पर मैटी इन्हें बड़े ही इजीली डॉज कर देता है और वो एक ही साथ 5 स्पेल को कास्ट करके उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और वहीं पर लूरी भी ड्रैगन वेन को रिस्टोर कर चुकी थी, जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स गायब होने लगते हैं, और शहर के ऊपर से एक बड़ा खतरा टल जाता है। पर मैटी अभी कहता है कि मुझे ढूंढना होगा कि आखिर ये ऑर्डर्स दे कौन रहा था। मैटी इसके लिए मैजिक सिग्नल को ट्रेस करने लगता है और लूरी को कहता है कि वैन को ठीक करो। तब बॉस डीमन मैटी और लूरी के कम्युनिकेशन को टैप करता है और कहता है कि कोशिश भी मत करो, क्योंकि तुम मुझे कभी भी ट्रेस नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें पता है कि मैं कहाँ पर हूँ? मैटी ट्रेस करने की कोशिश करता है और उसे बहुत दूर एलिनिया टाउन दिखाई देता है, पर मैटी कहता है कि मुझे पता है कि सब कुछ एक झूठ है, तुम वहाँ पर नहीं हो। बॉस डीमन कहता है कि अगर तुम फंस जाते तो बहुत ही मजा आता, पर मैटी कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग जल्दी फाइट करेंगे। बॉस डीमन कहता है कि उसके लिए तुम्हें मुझे पहले ढूंढना होगा, और ये कहकर वो कम्युनिकेशन कट कर देता है। और मैटी कहता है कि डीमन डेफिनेटली एक और ही लेवल पर है, फाइनली अभी मुझे मजा आएगा। अब आगे मैटी अपने टीम को बता रहा होता है कि अभी उनका नेक्स्ट टारगेट है ये बॉस डीमन कौन है यह पता लगाना। मैटी कहता है कि बॉस डीमन ने जब मुझे कांटेक्ट किया था, मुझे कुछ मैजिक सिग्नेचर्स मिली थी, जिसे मैंने इस मैजिक स्टोन में कैप्चर कर लिया है, और इसे एक डिवाइस में डालने से उन्हें बॉस की पिन पॉइंट लोकेशन मिल सकती है। लूरी कहती है पर मैंने कभी ऐसे किसी डिवाइस के बारे में नहीं सुना। तो मैटी कहता है कि यह हजारों साल पुरानी डिवाइस है, पर मैटी यह बात नहीं बताता कि मैटी ने यह डिवाइस क्रिएट की है। अब आल्मा के पूछने पर मैटी बताता है कि यह डिवाइस अभी रेडिनिया अलायंस में है, तो उन्हें किंग की हेल्प चाहिए होगी स्मूथली बॉर्डर को क्रॉस करने में, इसलिए उन्हें पहले प्रिंसिपल एडवर्ड से बात करनी होगी। तो अभी बारी है कैपिटल के सेकंड एकेडमी जाने की। अगले सीन में चारों सेकंड एकेडमी पहुंचकर देखते हैं कि एकेडमी पूरी अंडर कंस्ट्रक्शन जा चुकी है। फिर उनकी मुलाकात एडवर्ड से होती है, जो उन्हें बताते हैं कि पूरे एकेडमी को रीबिल्ड करके और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, ताकि एकेडमी डीमंस के अटैक्स को सह सके। लूरी पूछती है तो फिर क्लासेस कहाँ पर हो रही है? एडवर्ड कहते हैं कि फर्स्ट एकेडमी में, और फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर उनकी मदद करने आते हैं। अब आगे की बात एडवर्ड के केबिन में होती है, जहाँ मैटी बताता है कि मेल्किया में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे एक बॉस डीमन है, और उसे ढूंढने के लिए उन्हें रेडिनिया अलायंस से जाना होगा, जो कि एलाइड नेशंस का एक ग्रुप है, पर उसमें सभी देश बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। एडवर्ड कहते हैं कि वो किंग से बात करेंगे और रेडिनिया अलायंस के गिल्ड से भी वो मदद मांगने की कोशिश करेंगे, पर जब तक वो चारों यहाँ पर हैं, मैटी कहता है कि हम लोग भी कंस्ट्रक्शन में मदद करेंगे। अब कुछ देर बाद एडवर्ड मैटी को किंग से मिला वाउचर हैंड ओवर करते हैं, जिससे कि मैटी स्मूथली बॉर्डर क्रॉस कर सकता है। अब लूरी और आल्मा बहुत ही एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि पहली बार दोनों इस किंगडम से बाहर जा रहे हैं। इसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैटी कहता है कि मेन प्रॉब्लम तो अभी शुरू होगी, क्योंकि उन्हें जो डिवाइस चाहिए वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है, जिसके मैजिकल सिग्नेचर इतनी हाई है कि मैजिकल कैलामिटी कभी भी हो सकती है। और इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने के लिए उन्हें टेस्ट देकर रैंक ए एडवेंचरर बनना होगा, और ये होगा रेडिनिया अलायंस के गिल्ड में। पर आल्मा और लूरी कहते हैं कि इन टेस्ट को देने में तो बहुत समय लग जाएगा। मैटी कहता है कि अगर हमें सारे टेस्ट देने के लिए फोर्स किया जाता है, तो हम लोग आयरिस को ड्रैगन बनाकर उसे डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करेंगे, और हम लोग इसी का फायदा उठाकर आगे निकल जाएंगे। अब शहर पहुंचकर चारों सबसे पहले गिल्ड जाते हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि किंग ने ऑलरेडी बात कर ली है और गिल्ड भी मदद करने को तैयार हो गया है, पर फिर भी रेस्ट्रिक्टेड जोन में जाने के लिए उन्हें रैंक ए तो चाहिए होगी। मैटी कहता है पर हमारे पास इतना समय नहीं है।
इसलिए ब्रांच चीफ कहते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुम डायरेक्ट यहाँ पर रैंक ए का टेस्ट दे सकते हो, जो कि होगा एक मॉक बैटल, और जिसके साथ बैटल होगी वो यहाँ पर जल्दी ही आ जाएगा। और इतने में वो आ भी जाता है जिसका नाम है गिलुआस। पर ओरिजिनली यहाँ पर कोई और ही आने वाला था, पर गिलुआस बताता है कि उसके पेट में दर्द होने की वजह से वो डर के भाग गया। यहाँ पर मैटी को गिलुआस से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिकल सिग्नेचर्स मिल रही थी, बिल्कुल एक डीमन के जैसी। पर मैटी ये भी जानता है कि गिलुआस एक इंसान ही है। मैटी फिर पूछता है कि आखिर ये है कौन। ब्रांच चीफ बताते हैं कि गिलुआस एक एस रैंक एडवेंचरर है जो कि हमेशा ही फाइट के बारे में सोचता रहता है, और वो कभी कोई फाइट हारा ही नहीं। और उसने जितनों का भी टेस्ट लिया है वो सभी फेल हो गए हैं, क्योंकि उसने फाइट के पहले ही उन सभी को फेल कर दिया है। गिलुआस तब कहता है कि क्योंकि वो सभी के सभी बिल्कुल बकवास थे, मैं बस ताकतवर लोगों से फाइट करता हूँ। मैटी कहता है कि चलो ठीक है, फाइट को शुरू करते हैं। अब मैदान पहुंचते ही गिलुआस कहता है कि लूरी, आल्मा और आयरिस, तुम तीनों चलो घर वापस जाओ, मैं यहाँ पर बस मैटी के साथ ही फाइट करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम एस किंगडम के डीमन स्लेयर हो, क्यों है ना। और मैटी समझ पाता है कि गिलुआस स्टार्टिंग से ही उसी से ही फाइट करना चाह रहा था। अभी फाइनली बैटल शुरू होने वाली होती है, और बैटल खत्म होगी जब कोई नॉकआउट हो जाएगा या फिर कोई गिव अप कर देगा। गिलुआस कहता है कि मैं कोई भी मैजिक का यूज नहीं करूंगा, पर अगर तुम चाहते हो तो तुम कर सकते हो। पर मैटी सोच रहा था उसके पास इतनी मैजिकल पावर है तो वो भी मेरे जैसा स्पेल कास्टर होना चाहिए। हे, क्या तुम खुद को होल्ड बैक कर रहे हो। गिलुआस कहता है कि फालतू मत बको, मैं बस कभी मैजिक का यूज नहीं करता हूँ, मैं बस इसी स्वॉर्ड को ही यूज करता हूँ। पर तभी गिलुआस फिजिक एन्चांटमेंट स्पेल का यूज करता है, जिसे कि मैटी भी सेंस करता है। पर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि गिलुआस झूठ कह रहा है। खैर, इसी के साथ ही बैटल शुरू होती है, और मैटी समझ जाता है कि गिलुआस स्पेल का यूज कर रहा है, पर उसे बस इसके बारे में पता नहीं, यानी वो इंस्टिंक्टिवली स्पेल को कास्ट कर रहा है। पर ज्यादातर इंसान अनजाने में स्पेल को कास्ट नहीं कर सकते, पर गिलुआस ये काम कर रहा है और बहुत ही अच्छे से भी कर रहा है। और जैसे जैसे बैटल चलती है दोनों बिल्कुल बराबर पर आ जाते हैं। गिलुआस तब कहता है कि कहीं तुम खुद को होल्ड बैक तो नहीं कर रहे। मैटी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, पर अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और मैटी आगे बढ़कर हमला करता है, जिसे गिलुआस रोक देता है, क्योंकि उसकी मैजिक पावर फाइट करते समय बढ़ती जा रही है। गिलुआस तब कहता है कि यह पहली बार है जब फाइट करते समय मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। और मैटी समझ जाता है कि यही रीजन है जिस वजह से गिलुआस इम्प्रूव करे जा रहा है। अब गिलुआस आगे बढ़ता है और मैटी के अटैक को बिल्कुल कॉपी करके यूज करता है, जिसे कि गिलुआस ने अभी अभी बस एक ही बार देखा है। इस हमले के बाद गिलुआस को लगता है कि उसने मैटी को हरा दिया है, पर ऐसा नहीं था। मैटी कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम्हारी कास्टिंग स्ट्रेंथ अभी बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। गिलुआस कहता है कि ये क्या कह रहे हो। मैटी तब आगे बढ़कर हमला करता है और गिलुआस को बहुत ही इजीली हरा देता है, और यहाँ पर ही जीत होती है मैटी की। गिलुआस कहता है कि ये पहली बार है जब मैं किसी से हार गया, पर मैटी कहता है कि तुम्हारे स्किल्स बहुत ही बढ़िया है। गिलुआस फिर पूछता है कि मैं तुम्हारी तरह इतना ताकतवर कैसा हो सकता हूँ। तो मैटी उसे अपना लिखा हुआ एक बुक देता है, जिसमें कि स्पेल्स और कास्टिंग्स के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अगर गिलुआस इसे अच्छे से पढ़ता है तो वह मैटी को भी सरपास कर सकता है। पर गिलुआस कहता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर कास्टिंग किस तरह कॉम्बैट में हेल्प करेगी। अगर मैं कास्टिंग करने गया तो दुश्मन तो मुझे मार जाएगा। एक्चुअली गिलुआस को ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे बस इनकांटेशन वाली स्पेल से पता है। मैटी तब गिलुआस को बताता है कि विदाउट इनकांटेशन वाली स्पेल्स भी होती है, जिन्हें कि अनजाने में ही तुम बैटल में यूज किया करते हो। तो अगर तुम इन्हें कॉन्शियसली यूज करने लगते हो तो तुम और भी ताकतवर हो सकते हो। अब इसके बाद जाने से पहले गिलुआस कहता है कि तुम एस रैंक के लिए टेस्ट दे सकते थे और इस जगह के सबसे ताकतवर बन सकते थे। तो मैटी कहता है कि मुझे बस ए रैंक ही चाहिए था ताकि मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा सकूं। गिलुआस के पूछने पर मैटी बताता है कि वो जगह है फोल्किया रीजन का एटिलिस प्लेन्स। फोल्किया सुनकर गिलुआस कहता है कि वो जगह थोड़ी अजीब है, रिसेंटली वहाँ पर बहुत सी चेंजेस हुई है और जितने भी टीम्स वहाँ पर गई है वो सभी के सभी गायब हो चुकी है। तो अगर वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो मुझे जरूर याद करना। अब इसके बाद चारों चेक पॉइंट तक पहुँचते हैं, जहाँ पर उनके चेकिंग होती है और पूछा जाता है कि क्यों जा रहे हो। तो मैटी कहता है कि एडवेंचर काम पर। गार्ड्स उन्हें 4 पासेस देते हैं और कहते हैं कि ये बस मेन रोड के लिए वैलिड है, तो इसलिए कहीं पर और मत जाना। अब चेक पॉइंट पार करने के बाद आल्मा और लूरी कहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान था,
पर मैटी कहता है कि नहीं, प्रॉब्लम तो अभी शुरू होगी। इन पासेस में मैजिकल कोड है जिसमें लिखा है कि सतर्क, ये चारों हाई रैंकिंग एडवेंचरर्स हैं। इनका मोटिव बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके इन्हें निपटा दो। और यह वो कोडिंग टेक्नोलॉजी है जो कि डीमंस यूज करते हैं, मतलब कि हो सकता है कि फोल्किया डीमंस के अंडर आ चुका है। मैटी तब दिखाता है कि ऊपर से उन पर नजर रखा जा रहा है, जो कि उन्हें शहर पहुंचने से पहले ही मार के खत्म करने आए हैं। और गिलुआस ने भी यही बात कही थी कि टीम्स गायब हो जाती है। आयरिस कहती है कि तो क्या हम लोग उन्हें मार दे। मैटी कहता है कि नहीं, ऐसा करने से बस केओस होगा और हमें शहर में एंटर करने में और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैटी और आयरिस यहाँ पर उनका ध्यान अपने ऊपर खींचेंगे और आल्मा और लूरी पीछे से उनके पास जाकर उन्हें सुला देंगे और यहाँ पर बस उनके इल्यूजन्स होंगे। इसके बाद मैटी चिल्लाकर कहता है कि हमारे ऊपर हमला हो गया है और उन्हें लगता है कि मैटी ने उन लोगों को देख लिया है। इसलिए वो मैटी और आयरिस पर एरोस की बारिश कर देते हैं, पर इससे गुस्सा होकर आयरिस उन्हें मारने जा रही थी, पर मैटी रोकता है और कहता है कि हमें बस उन्हें सुलाना है। इस तरफ लूरी और आल्मा पीछे से ऊपर पहुंच चुके थे और वो दोनों वहीं पर मैजिक का यूज करके दोनों को सुला देते हैं। पर जब मैटी और आयरिस ऊपर चेक करने पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि इससे आल्मा और लूरी भी सो गई थी। अब आल्मा और लूरी को उठाने के बाद चारों फोल्किया शहर पहुंचते हैं, जो कि कुछ ज्यादा ही क्रीपी लग रहा है। और शहर में से स्ट्रॉन्ग मैजिकल सिग्नेचर्स भी मिल रही है, क्योंकि शहर डीमन से भरा हुआ है। पर ये डेमी डीमंस है जो कि एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं, पर ये कोई स्पेशल स्पेल कास्ट नहीं कर सकते। पर अब क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है, मैटी शहर के पीछे सीक्रेट पैसेज को ढूंढ निकालता है, जिसके थ्रू वो शहर में एंटर करेंगे। पर आगे चलकर पता चलता है कि ये एक सीवर है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदबू है, पर इसी के थ्रू उन्हें आगे बढ़ना होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद मैटी सेंस करता है कि आगे एक डीमन गार्ड खड़ा है। आयरिस कहती है कि क्या हम लोग उसे मार दे, पर मैटी कहता है नहीं, हम उसके साइड से निकलेंगे। और इसके लिए मैटी एक स्पेल कास्ट करता है, जिससे कि डीमन की सेंसेस कुछ समय के लिए डल हो जाती है और वो चारों आराम से निकल जाते हैं। अब शहर में एंटर करते हैं वो सभी नोटिस करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही अजीब तरीके से चल रहे हैं, जैसे कि सभी लोग यहाँ पर नशे में हो। इसे चेक करने के लिए मैटी एक आदमी को पकड़ता है और पता चलता है कि सभी लोगों के ऊपर यहाँ पर थॉट पैरालिसिस स्पेल का यूज किया गया है। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहे हैं। अब शहर में घूमते हुए उन्हें एक फैक्ट्री मिलती है, जिसका गेट में डीमन थॉट पैरालिसिस स्पेल को कास्ट करके लोगों को अंदर भेज रहा है। पर पता लगाने की आखिर अंदर क्या हो रहा है, चारों ही अंदर चलने का डिसाइड करते हैं और मैटी एक डिफेंस स्पेल को कास्ट कर देता है ताकि उनके ऊपर थॉट पैरालिसिस स्पेल काम ना करे। अब लाइन में चलते हुए आयरिस गिर पड़ती है, पर डीमंस को लगता है कि स्पेल के ओवरडोज की वजह से ही ऐसा हुआ है और चारों फैक्ट्री में इजीली एंटर कर जाते हैं। और उन्हें पता चलता है कि अंदर रैनकन मैजिकल ओर को रिफाइन किया जा रहा है, जिसको कि एक्सप्लोजिव्स के लिए यूज किया जाता है। यानी डीमंस का मोटिव बिल्कुल क्लियर है, इसलिए इसे तो रोकना ही पड़ेगा। पर अभी शहर में 32 डेमी डीमंस है, जो कि सेंटर के आसपास है, क्योंकि वहीं पर फैक्ट्री वगैरह है और क्योंकि उनके पास शेयर्ड कॉन्शियसनेस है, तो अगर एक को भी कुछ होता है तो दूसरों को उसके बारे में पता चल जाएगा। तो आल्मा पूछती है कि क्या हम लोग उन पर एक साथ ही हमला कर दे, पर मैटी कहता है कि ऐसा करने से हम लोग मारे जाएंगे, पर मेरे पास एक प्लान है। अब थोड़ी देर बाद डीमंस को एक मैजिक सर्च दिखती है, जिसे चेक करके खत्म करने उनका कमांडर उन्हें ऑर्डर देता है। इसलिए सभी डीमंस उसी तरफ ही जाने लगते हैं। उनमें से 2 डीमंस को आयरिस मिलती है, जो कि यहाँ पर डिगोय का काम कर रही है, और मैटी दोनों ही डीमंस को पीछे से आकर मार देता है। इससे बाकी डीमंस बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं और वो भी देखने आने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर मैटी, आल्मा और लूरी एक एक को खत्म करने लगते हैं। और डीमंस को लगने लगता है कि यहाँ पर ट्रैप्स बिछे हुए हैं। एक्चुअली यही मैटी का प्लान था, आयरिस को डिकोय की तरह यूज करके डीमंस को मारना, जो कि अब बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। सभी डीमन डिटेक्शन स्पेल का यूज करके ट्रैप्स को चेक करने लगते हैं, पर क्योंकि कोई ट्रैप है ही नहीं, उन्हें कोई ट्रैप मिलता भी नहीं। पर डीमन जैसे ही आयरिस को ढूंढने के लिए निकलते हैं, वो सभी एक एक करके मारे जाने लगते हैं। कमांडर सोच में पड़ जाता है कि आखिर कोई कैसे ट्रैप्स को सेट कर सकता है, जबकि हम लोग यहाँ पर गार्ड दे रहे थे। इसलिए कमांडर खुद निकलता है और बॉडी चेक करने पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर 2 मैजिकल सिग्नेचर्स है और इसे मारा गया है एक स्वॉर्ड से। कमांडर ये सारी बातें बाकियों को बताकर उन्हें रीग्रुप करता है। इसलिए मैटी फिर आल्मा और लूरी को अलर्ट रहने को कहकर खुद चेक करने जाता है, क्योंकि अब डीमंस को फेस टू फेस मारना होगा। यहाँ पर कमांडर बताता है कि जो भी यहाँ पर है वो हमें अलग अलग करके मार रहा है, क्योंकि वो हमारे खिलाफ एक साथ नहीं लड़ पाएगा।
इसलिए ही हम सभी को ही एक साथ रहना होगा। और क्योंकि अभी लॉसेस बहुत हो चुकी हैं और खुद से आगे बढ़कर हमला करना मुश्किल है, कमांडर डिसाइड करता है कि आधे शहर को ही उड़ा दिया जाएगा। इसमें वर्कर्स भी मारे जाएंगे पर उन्हें और कहीं से लाया जा सकता है। पर तभी उनमें से एक डीमन को मार दिया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि गिल्लुआस है। इसलिए गिल्लुआस से फाइट करने खुद कमांडर आगे आता है, जो कि गिल्लुआस को एक दर्दनाक मौत देना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा है कि सबके पीछे गिल्लुआस है। वैसे गिल्लुआस भी फाइट करने बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, पर क्योंकि उसे चारों ओर से घेर लिया जाता है, मैटी तो डीमन को मार देता है। जो तक बाकी 4 डीमन उसे मारने आते हैं, पर उन्हें आयरिस मारती है क्योंकि वो खड़े खड़े बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। खैर अभी गिल्लुआस और कमांडर में फाइट होती है, पर गिल्लुआस कमांडर पर कोई भी कट लगा नहीं पा रहा था और कमांडर कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ पर सभी को ही इजीली मार देगा। और यही गिल्लुआस चाहता था, एक ताकतवर ओपोनेंट। फाइट करते समय मैटी नोटिस करता है कि गिल्लुआस स्पेल्स के मामले में बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुआ है, पर कमांडर उस पर भारी पड़ रहा था और अब तक गिल्लुआस कोई भी कट लगा नहीं पाया था, जिसका मजाक कमांडर बनाता है। इसलिए गिल्लुआस रिकॉल संडर स्टील का यूज करके कट लगा देता है, पर इस स्पेल में खुद की भी बहुत ही ज्यादा एनर्जी लॉस्ट होती है। इतने में कमांडर एक बड़ा सा कट लगा देता है, जिससे कि गिल्लुआस घुटने पर आ जाता है। जो देख मैटी आगे आने लगता है फाइट करने, पर गिल्लुआस कहता है कि रुको, यह फाइट मेरी है। और वो एक साथ 2 रिकॉल संडर स्टील का यूज करता है, जिसके दोनों कट से कमांडर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक ही बारे में गिल्लुआस को मारने आने लगता है। जो देख गिल्लुआस भी अपने पूरे पावर के साथ आगे बढ़ता है और इस हमले के बाद फाइनली जीत होती है गिल्लुआस की। पर अभी वो भी अपने लिमिट पर आ चुका है और बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा। इतने में कमांडर उठकर मैटी पर हमला करता है और इस बार उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इसे बॉस डीमन कंट्रोल कर रहा है। और वो मैटी को मैसेज देता है कि वो जल्दी सील को तोड़कर पूरा रिवाइव हो जाएगा और वो जल्दी उससे मिलने आ रहा है। मतलब कि इन डीमंस के पीछे भी वही बॉस डीमन है। अब गिल्लुआस को हील करने के बाद गिल्लुआस वहाँ के एक फॉरमैन को टेम्पररी लोड बना देता है, क्योंकि एक एसरन के पास इतनी तो पावर होती ही है। इसके बाद गिल्लुआस उन्हें रेस्ट्रिक्टेड एरिया का परमिट देता है, जिसके बाद चारों उसी तरफ निकलते हैं और गिल्लुआस ट्रेनिंग करने जाता है। अब कुछ दिन बाद चारों फाइनली उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो डिवाइस है, और ये सब कुछ मैटी ने ही क्रिएट की है। इसलिए मैटी बहुत ही इजीली अंदर जाने का रास्ता खोज लेता है और चारों अंदर जंप करते हैं। अब नीचे उन्हें वो डिवाइस मिल जाती है, पर इसे एक्टिवेट करने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैटी कहता है कि तुम लोग आसपास देखो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा मिले तो। इसमें लूरी को एक सोड मिलती है, आल्मा को एक स्पीयर और आरिस को 1000 साल पुरानी कैंस, जिनका खाना अभी पूरा खराब हो गया है। इतने में डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और मैटी मैजिस्टोन को रखता है और उन्हें जल्दी डीमन के बारे में पता चल जाता है, जिसका नाम है ज़ार्डियास। मैटी बताता है कि डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिससे कि हम अपने करंट स्टेट में लड़ नहीं पाएंगे। और यही रीजन है कि ज़ार्डियास को सील किया गया था, क्योंकि उसे मारा जा ना सका था। अगर हम कुछ 100 सालों तक लगातार ट्रेन करते रहते हैं तो हो सकता है कि हम लोग उसे हरा पाए, पर तब तक ज़ार्डियास सब कुछ तबाह करके खत्म कर चुका होगा। ज़ार्डियास को रोकने का एक उपाय है मैटी का पास्ट लाइफ में बनाया हुआ एक मैजिक स्वॉर्ड, और उसे ढूंढने के लिए मैटी अपने पुराने स्वॉर्ड को डिवाइस पर रखता है और उसे मैजिक स्वॉर्ड की लोकेशन मिल जाती है, जो कि है एस किंगडम में। इतने में हम लोग देखते हैं कि ज़ार्डियास सील को तोड़कर पूरा आज़ाद हो चुका था। वहीं पर मैटी आल्मा और लूरी को मैजिस्टोन देता है, जिसमें स्वॉर्ड की लोकेशन है, जो कि है ट्रेजरी। तो उन्हें कुछ भी करके स्वॉर्ड को लाना होगा और वो बाद में किंग को सब कुछ बता देंगे। इतने में उन्हें ज़ार्डियास के मैजिक सर्ज महसूस होती है, जो कि उन्हीं की तरफ आ रहा है। और क्योंकि बस मैटी और उसकी टीम है जो कि ह्यूमैनिटी को खत्म करने के बीच आ सकती है, इसलिए ज़ार्डियास पहले उन्हें ही मारने उन्हीं की तरफ आ रहा है। इसलिए ज़ार्डियास के आने से पहले उन्हें मैजिक स्वॉर्ड को लाना होगा। इसलिए ज़ार्डियास को रोकने आरिस और मैटी बाहर ही रुकेंगे और आल्मा और लूरी अंदर जाएंगे स्वॉर्ड को लेने। और दोनों ठीक ऐसा ही करते हैं और बाहर मैटी खुद को तैयार करता है ताकि वो पहले हमला कर सके। मैटी कहता है कि उसके आने से पहले मैं स्पेस को सील कर दूंगा, जिसके थ्रू वो यहाँ पर आएगा, और अगर मैं फेल हो भी जाता हूँ तो उसे कुछ तो डैमेज होगा। पर जब स्पेस को सील करने की बारी आती है मैटी फेल हो जाता है, मतलब कि उन्हें भी ज़ार्डियास के साथ फाइट करके उसे रोकना होगा। इसलिए मैटी आरिस को ड्रैगन ब्रेथ का यूज करके पीछे हट जाने को कहता है, क्योंकि आरिस ज़ार्डियास को संभाल नहीं पाएगी। पर ड्रैगन ब्रेथ से भी ज़ार्डियास को कुछ भी नहीं होता। ज़ार्डियास कहता है कि मैटी मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वहीं पर मैटी सोच रहा था कि उसे लगा नहीं था कि ड्रैगन ब्रेथ का कोई भी काम नहीं होगा। इतने में ज़ार्डियास स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि मैटी डॉज कर देता है, पर हमला डायरेक्ट ही आरिस की ओर जा रहा था,
तो उसे रोकने मैटी मल्टीलेयर बैरियर का यूज करता है, जिससे कि मैटी बस हमले को थोड़ा सा ही स्लो कर पाता है और आयरिस बाल बाल बच जाती है। इसके बाद ज़ाडियस डायरेक्ट ही हमला कर देता है, जिससे कि मैटी ब्लॉक नहीं कर पाता, क्योंकि ज़ाडियस सबसे ज्यादा ताकतवर ही नहीं बहुत ही ज्यादा फास्ट भी है। वहीं पर आल्मा और लूरी ट्रेजरी पहुंच गए थे, पर परमिशन ना होने की वजह से गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता, इसलिए दोनों हमला करने का सोचते हैं। पर इतने में वहां पर किंग आकर उन्हें अंदर से जो भी कुछ लेना है उसे लेने का परमिशन दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने मैटी को ज़ाडियस के साथ फाइट करता हुआ देख लिया है। दूसरी ओर मैटी बस हमलों को ही डॉज करे जा रहा था, पर हमले का जो प्रेशर होता है मैटी बस उसी से ही डैमेज हो जाता है। मतलब कि अगर मैटी बाय चांस किसी भी हमले को डॉज करने में नाकामयाब रहता है तो उसकी डेथ पक्की है, और मैटी ये भी जान चुका है कि उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। ज़ाडियस कहता है कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्या दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बस इतना ही है? लगता है कि मुझे भी तुम्हें मार ही देना चाहिए। मैटी वहीं सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि इस बैटल को जीतने के लिए मुझे अपनी जान तक दे देनी पड़ेगी। दूसरी ओर आल्मा और लूरी स्वॉर्ड को लेकर निकलते हैं, और यहाँ पर मैटी अभी स्ट्रगल कर रहा था। ज़ाडियस बताता है कि उसे सब कुछ पता है। मैटी उसे यहाँ पर रोककर अंदर तैयारी कर रहा है, और इस बैरियर की वजह से कोई दूसरा डीमन अंदर नहीं जा सकता है। पर उनका क्या, जो कि पहले से ही अंदर है। और अब हम लूरी और आल्मा के सामने डेसरिल को आता हुआ देखते हैं, जिसको कि ज़ाडियस ने रिवाइव कर दिया है। पर दोनों ही डेसरिल को बहुत ही इजीली मार देते हैं। पर इतने में वहां पर एसरिल आता है, जिसने कि 2 स्टूडेंट्स को पकड़ा हुआ था, और वो कहता है कि ये स्वॉर्ड और अपने हथियारों को सरेंडर कर दो, नहीं तो ये दोनों ही मारे जाएंगे। यहाँ पर ज़ाडियस अभी भी बैरियर के पीछे ही पड़ा हुआ था, जिसे कि मैटी बस किसी तरह रोक रहा था, पर वह ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा। ज़ाडियस कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इन फालतू लोगों को बचाने के बारे में सोच रहे हो। उनके बारे में सोचना बंद कर दो और अपनी पूरी ताकत लगाओ। वहीं पर अब आल्मा और लूरी सरेंडर कर देते हैं, और मैटी यहाँ पर सोच रहा था कि अगर आल्मा और लूरी टाइम पर स्वॉर्ड को लेकर नहीं पहुँचते तो मैं कुछ भी कर नहीं पाऊंगा। मैटी एक बार को तो बचे हुए मैजिक पावर से खुद को रीइंकार्नेट करने के बारे में सोचता है, ताकि वो फिर से रीइंकार्नेट होने के बाद खुद को और भी ताकतवर करके ज़ाडियस को हराने के लिए आ सके। पर अगर वो ऐसा कुछ करता है तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उन सभी की डेथ हो जाएगी, और ऐसा कुछ मैटी होने देना नहीं चाहता। इसलिए मैटी आखिर तक लड़ने का डिसाइड करता है और काउंटर अटैक्स भी करना शुरू कर देता है। वहीं पर एडवर्ड और स्टूडेंट्स आकर आल्मा और लूरी की मदद करते हैं, जिससे कि एसरिल पकड़ा जाता है और दोनों स्वॉर्ड को लेकर मैटी के पास जाने लगते हैं। वहीं पर मैटी अभी लाइफ एनर्जी को मैजिक एनर्जी में कन्वर्ट करके लड़ाई कर रहा था, पर ज़ाडियस के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा। पर इतने में आल्मा और लूरी स्वॉर्ड को पहुंचा देते हैं, और जैसे स्वॉर्ड को लेने मैटी पीछे मुड़ता है, ज़ाडियस उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और लूरी ये देखकर बिल्कुल रो पड़ी थी, पर 5-10 सेकंड के बाद स्वॉर्ड अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है और मैटी भी फिर से जिंदा हो जाता है। ज़ाडियस ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था, और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैटी कहता है कि हाँ, तुमने मुझे मार दिया था, और मैं भी बिल्कुल यही चाहता था, क्योंकि यूजर के डेथ के बाद ये मैजिक स्वॉर्ड एक्टिवेट होती है, और वो भी बहुत ही ज्यादा मैजिक पावर के साथ। पर ज़ाडियस कहता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हें बस एक बार और मारना होगा। और ज़ाडियस हमला करने लगता है, पर इस बार मैटी की ताकत और स्पीड कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि मैटी भी पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ज़ाडियस भी यही बात कहता है कि तुम्हारी बॉडी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो मैटी कहता है कि मुझे बॉडी की कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास अभी जितनी मैजिक है मैं इसका इस्तेमाल करके किसी भी बॉडी को यूज कर सकता हूँ। ज़ाडियस कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर एक इंसान ऐसा कुछ कैसे कर सकता है। मुझे पता है कि मैं ही सबसे ताकतवर हूँ, तो आखिर तुम हो कौन। मैटी कहता है कि मेरा नाम है मैथियस, और वह फाइनल ब्लो से ज़ाडियस को हरा देता है। पर मरने से पहले ज़ाडियस कहता है कि हो सकता है कि मैं यहाँ पर हार गया हूँ, पर याद रखो बस मैं ही अकेला केओस डीमन नहीं हूँ, उससे भी ताकतवर केओस डीमंस है जो कि तुम्हें हरा देंगे। पर अब इसी के साथ ही बैटल खत्म होती है, और मैटी पूरे ह्यूमैनिटी को बचा लेता है, और लूरी खुशी के मारे मैटी को गले लगाती है। इतने में एडवर्ड और बाकी सभी मैटी को शुक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद मैटी कहता है कि स्वॉर्ड बस वन टाइम यूज था, तो इसे अभी फेंकना होगा। और अब कुछ दिन बाद सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। फिर वो चारों किंग के पास जाते हैं, जो कि उन्हें शुक्रिया कहते हैं पूरे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। किंग कहते हैं कि तुम उस स्वॉर्ड को रख सकते हो जो कि लूरी लेकर गई थी। अच्छा हुआ कि उन्होंने वापस नहीं मांगा, क्योंकि वो स्वॉर्ड तो बचा ही नहीं है। इसी के साथ किंग उन्हें ट्रेजरी से जो भी कुछ लेना है लेने की परमिशन दे देते हैं, पर आयरिस को तो बस खाना चाहिए।
अब ट्रेजरी में उन्हें एक एरो मिलती है जो कि एडमंटाइज से बनी है और यह आल्मा के बहुत काम आ सकती है, पर उन्हें इसके बो नहीं मिलती क्योंकि उसमें जंग लग गया था तो उसे भंगार में बेच दिया गया है। इसलिए चारों जिसके पास बेचा गया है उसके पास जाते हैं बो को वापस लाने, पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने बो को पिघलाकर एक मेटल ब्लॉक बना दिया है, पर उन्हें भी याद नहीं है कि वो ब्लॉक कौन सा है। इसलिए मैटी कहता है कि वो सारे ब्लॉक्स को खरीद लेगा और बाद में एडमंटाइड को निकालकर उनमें से आल्मा के लिए बो को बना देगा। और अभी उसी दुकान पर आरिस को ये क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ड्रैगन्स को चमकीली चीजें बहुत ही पसंद है। मैटी कहता है कि ठीक है तुम इसे ले सकती हो। तब आल्मा कहती है कि लूरी के लिए भी कुछ लेना चाहिए, पर मैटी समझ नहीं पाता है कि क्या। तो आल्मा उसके कान में उसे कुछ कहती है और मैटी एक सुंदर स्टोन को खरीदता है। पर वो चारों जब बाहर आते हैं एडवर्ड कहते हैं कि कुछ इमरजेंसी आ गई है और वो उन्हें गाइल के पास लेकर जाते हैं क्योंकि उन्हें साहिल एम्पायर से खबर मिली है कि उन पर ऐसे 300 पपेट से हमला किया गया था। मैटी पपेट को चेक करता है और बताता है कि पपेट्स लाइफ एनर्जी से चलती है, पर इसके लिए लोगों को मारा नहीं गया है, बस थोड़ी थोड़ी लाइफ एनर्जी चुराई गई है और ऐसा कुछ कोई डीमन ही कर सकता है। तो हो सकता है कि साहिल एम्पायर पर डीमंस का कब्जा हो गया हो। गाइल कहते हैं कि पूरे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए मैटी, और मैटी भी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात को मैटी लूरी को अकेले में बुलाता है और कहता है कि आंखें बंद करो। लूरी सोचती है कि कहीं वो किस तो नहीं करेगा, पर मैटी उसे एक पेंडेंट देता है और कहता है कि मैंने देखा था कि तुम जूलिस को देख रही थी, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें ये तोहफा, पर अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आता तो तुम इसे कभी भी निकाल सकती हो। पर लूरी को यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। और अब अगले दिन चारों साहिल किंगडम की ओर निकलते हैं और मैटी सोच रहा था कि अब साहिल किंगडम में उनका क्या इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि जाडियस ने कहा था कि उसे भी ज्यादा ताकतवर केओस डीमंस है जो कि उसे मार भी सकते हैं। पर आखिर ये कौन है इनके बारे में मैटी को कुछ भी नहीं पता है, पर उसे अपने टीम और खुद पर बहुत ही भरोसा है कि वो चारों कुछ भी करके सब कुछ संभाल लेंगे। और दोस्तों यहीं पर ये एनीमे खत्म होती है और अभी तक इसके सीजन 2 नहीं आई है, पर जैसे ही आ जाएगी मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस को देखने के लिए। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।